Hello everyone and welcome to your first lecture. We are going to conduct our lecture for the animal nutrition part, right? इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इंडेक्स हम कैसे कैसे फॉलो करेंगे. बड़े सिस्टमेटिकली मैंने आपका सारा इंडेक्स को प्रोफाइल किया है. वाइस वेट्स की तरफ से आपको इस एनिमल न्यूट्रिशन के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि थ्योरेटिकल पोर्शन तो है ही है, बट विल ट्राई टू मेक इट वेरी प्रैक्टिकल, राइट. तो इंडेक्स आपने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देख ही लिया. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्लास, दैट इज अवर फूड रिलेटेड, राइट. अब जब न्यूट्रिशन की बात होती है ना, एनिमल न्यूट्रिशन की बात होती है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस आती है हमारे बैलेंस फूड के बारे में आती है, राइट. न्यूट्रिशन तो तभी पशु को मिलेगा ना जब वो खाना खाएगा, राइट. तो जनरल टर्म यहाँ पर यूज़ किया आपको, जैसे पता है कि रूमिनेंट्स हैं. आगे आगे हमें और भी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि एनाटॉमी में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमारे जो रूमिनेंट्स होते हैं उसके 4 पेट होते हैं, ह्यूमन, रेटिकुलम, अमेजम, एबोमेजम, राइट. उस हिसाब से जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, हम मोनोगैस्ट्रिक हैं, और उस हिसाब से जैसे हमारे पोल्ट्री हो गया, हमारे डॉग्स हो गए, हमारे पिग्स हो गए, दे ऑल आर मोनोगैस्ट्रिक. तो हर एक का पेट का सिस्टम अलग है, हर एक का पचाने का सिस्टम अलग है, राइट. जैसे र्यूमन में हमारी जो रूमिनेंट्स है उसके केस में र्यूमन में फर्मेंटेशन होती है ना. हमारे केस में हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन होती है. तो हर एक स्पीसीज का बड़ा स्पेसिफिक है, उसका कैसे खाना खा रहा है पशु, कहाँ पर उसकी डिजेशन हो रही है, कहाँ पर उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, कहाँ पर अल्टीमेटली वो यूज अप हो रहा है, राइट. इफ़ यू टॉक अबाउट रूमिनेट्स, हम उसको किस लिए कर रहे हैं, ताकि दूध प्रोडक्शन मिले, राइट. दूध प्रोडक्शन के लिए उसका सिस्टम अलग है, राइट. जैसे शीप गोट है ना, शीप से जैसे हम अपनी वूल प्रोडक्शन लेते हैं, तो उसके लिए उसका सिस्टम सारा अलग है. मे बी जो अपने स्मॉल रूमिनेंट्स हैं, शीप एंड गोट है, दे आल्सो कम अंडर रूमिनेंट्स क्लास आल्सो, उनके भी 4 पार्ट्स ही हैं, लेकिन वहाँ पर हम कुछ और प्रोडक्शन ले रहे हैं, राइट. जैसे गाय के केस में हम दूध का प्रोडक्शन ले रहे हैं और शीप के केस में वूल का प्रोडक्शन ले रहे हैं, राइट. तो इसी हिसाब से कोशिश रहेगी हम हर एक पार्ट को, हर एक न्यूट्रिएंट कंटेंट को और हर एक डाइजेशन साइकिल को स्पीसीज वाइज अच्छे से समझें, और हमें जो आगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी चीज़ें हों, राइट. तो जनरली होगा स्टार्ट ये बड़ा बेसिक से, आपको लगेगा कि बड़ा बेसिक से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम धीरे धीरे आगे एडवांस केसेस में जाएंगे, राइट. अब ये फूड की बात करें, वही खाना की बात आ गई, जैसे कि ग्रास हो गया, हरा चारा हो गया, हे हो गया, जिसको ग्रास को जब सुखा ले तो वो हे बन जाता है, तो इसको फूड में हम इसको बोलते हैं, राइट. बट सभी पार्ट खाने के डिजेस्टिबल नहीं होते हैं. जैसे कि पशु ने जैसे 100% कोई चीज़ खाई है ना, तो उसमें से 60 to 70% ही चीज़ें डाइजेस्ट होगी, बाकी सारी अनडिजेस्टेड ही रह जाएंगी, राइट. तो बाकी चीज़ें क्या एज इट इज ही वेस्ट मटेरियल में फीसेस के राही बाहर आ जाएंगी, राइट. तो डाइजेशन पार्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिजेस्टिबिलिटी कितनी आ रही है, राइट. उस हिसाब से डिपेंड करेगा, जितनी फूड की डिजेस्टिबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो पशु को लगेगा, पशु एब्जॉर्ब करेगा और पशु उसको यूटिलाइज करके अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें दिखाएगा, राइट. अब जनरल टर्म में फूड की टर्म को हम बोलते हैं जिसमें सभी कंपोनेंट, सभी न्यूट्रिएंट्स अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, राइट. जैसे कि अब बात करें कि अलग अलग हैं, जैसे हर्बीवोर्स हैं. हर्बीवोर्स में हमारे प्लांट ईटर्स आ जाते हैं, जो पशु हमारा प्लांट्स खाते हैं, जैसे रूमिनेंट्स आ गए, हॉर्सेस आ गए, स्मॉल एनिमल्स जैसे र्यूबिट्स हो गए, हमारे गिनी पिग्स हो गए, राइट. ओमनीवोर्स हमारे हो गए जो सभी तरह का खाना खाएंगे, जैसे कि हमारे पिग्स हो गया, हमारा पोल्ट्री हो गया, इसमें हम जैसे फीड भी बनाते हैं, तो वेज नॉन वेज दोनों तरह का ही हम अपने पशु को खिला सकते हैं. कार्निवोर्स में वो आते हैं जहाँ जिसको हम पशु को मीट खिलाते हैं, राइट. जैसे डॉग्स, कैट्स, टाइगर्स वगैरह सभी हमारे किसमें आएंगे, कार्निवोर्स में आएंगे, राइट. तो इस हिसाब से अलग अलग हिसाब से है. जैसे रूमिनेंट्स है, मतलब अब देखिए तो एलिफेंट है, एलिफेंट हमें लगेगा कि बहुत बड़ा है, उसका मसल मास कितना है, तो वो खाता होगा, लेकिन हमारा एलिफेंट भी क्या होता है, वो हर्बीवोर्स ही है, राइट. उस हिसाब से अब डाइट फॉर्म जो पर्टिकुलर हमारे फार्म एनिमल्स की है ना, इसमें प्लांट्स हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं, कई में एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. जैसे कि हम पिगरी की फॉर्मुलेशन की बात करें तो उसके केस में हम फिश मील, राइट, जो फिशेस मर जाती हैं उसका चूरा बनाती है ना, उसके केस में हम इसको यूज़ करते हैं, राइट. अब हमें बात करनी है कि जैसे प्लांट बेस्ड है, राइट. अब फिश मील हो गया हमारा, खास करके ये पिग्स के केसेस में हम यूज़ करते हैं. एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर द एग्जिस्टेंस. अभी कभी मोस्टली जो एनिमल्स हैं हर्बीवोर्स हैं, वो हमारे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो हर्बीवोर्स हैं, वो प्लांट्स ही खाएंगे. हमारी गाय भैंस होगी, ये फॉडर पे ही डिपेंड है. जैसे सर्दियों का मौसम होता है, लूसन, बरसीम, राई ग्रास हो गया, या साइलेज जिसको अचार बोलते हैं, पशु वो खा लेते हैं, राइट. तो मोस्टली जो हमारे हैं अलग अलग हिसाब से, जैसे कि ये हमारे ह्यूमिनेंट्स आ गई, हरी चारे पे डिपेंड होंगे. प्लांट्स आर एबल टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. आपको सभी को पता है कि जैसे कि पानी को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, हवा की यूज़ करके ये अपना फोटोसिंथेसिस से अपनी ही अपना खाना बना लेते हैं सनलाइट की मदद से.
और जब ये खाना तैयार हो जाता है तो हरा चारा पशुओं के लिए तैयार हो जाता है। आपको पता है कि सारा लाइफ साइकिल कनेक्टेड है उस हिसाब से। अब हम बात करें कि जो खाना पशु खा रहे हैं इसमें मेन कंटेंट्स क्या है, राइट। अब जो पशु खाना खा रहा है ना, उसके मेन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो भी हमारे पशु खा रहे हैं, जैसे कि चाहे हमारा ही खाना हो, हमारे ह्यूमंस का ही खाना हो, तो उसमें मोस्टली हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक पार्ट होता है हमारा, एक हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। जस्ट वेट, लेट मी जस्ट ऑर्गेनिक पार्ट आ गया और इनऑर्गेनिक पार्ट आ गया। ऑर्गेनिक पार्ट में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे CHO, जब भी हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो इससे ही सिंबल डिनोट होता है, जो एल्डिहाइड का ग्रुप है, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आ गया, जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, दाल और चावल खा रहे हैं, राइट, या रोटी और सब्जी खा रहे हैं, रोटी और दाल खा रहे हैं, तो रोटी क्या आ गया हमारा, कार्ब्स आ गया, राइट। और जो दाल आ गया, सब्जी आ गया, वो हमारा क्या आ गया, प्रोटीन्स आ गया, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स का ही मेनली इंक्लूडेड होता है। न्यूक्लिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स आगे जाके इसकी फिर क्लासेस आती हैं, जैसे कि लिपिड्स हमारे फैट्स के लिए हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, राइट। सिर्फ मिनरल्स इसमें आएंगे, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, हमारे अलग अलग मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं, हमारे माइक्रो मिनरल्स हैं, दे ऑल कम अंडर इनऑर्गेनिक क्लास, राइट। तो ये मिनरल्स में आ जाएंगे हमारे इनऑर्गेनिक क्लास में, राइट। तो हम बात करेंगे इस हिसाब से, पहले ऑर्गेनिक की बात करेंगे, फिर हमारे इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम न्यूट्रिशन में बात करते हैं ना, किसी भी खाने की, किसी पदार्थ की, तो हम ड्राई मैटर बेसिस पे करते हैं कि उसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाए, तो फिर हमें क्या बचेगा, जो ड्राई मैटर बचेगा ना, उस हिसाब से हम करेंगे कि हमारे पशु ने इतना खाया, राइट। कोई भी बात न्यूट्रिशन में ड्राई मैटर के बिना हो ही नहीं सकती, हमेशा मॉइस्चर को निकाल के ही हम देखते हैं। अगर हम बोले ना कि जैसे ये प्लांट है, ये फॉडर है, इसमें इतना प्रोटीन कंटेंट है, तो इसका मतलब ये होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जितना भी प्रोटीन मतलब खा रहा है पशु, मतलब पानी निकाल के है। जैसे कि राई ग्रास है ना, राई ग्रास में बहुत बोला जाता है कि 18 से 19% प्रोटीन है, तो वो ड्राई मैटर बेसिस पे है, राइट। जैसे कि अब हम मोस्टली क्या करते हैं लोग कि हमारा हरा चारा, जैसे रूमिनेंट्स की बात करते हैं, गाय भैंस को, जैसे कि वो एक टोकरा करके पशु को हरा चारा दे देते हैं, राइट। उनको क्या लगता है कि हमने अपने पशु को एक टोकरा हरा चारा दे दिया, मतलब बहुत ज़्यादा हरा चारा दे दिया है। जैसे कि वजन करेंगे तो उसको लगेगा कि 8-9 किलो हमने हरा चारा दे दिया, दैट इज़ इनफ, राइट। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उसमें से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं राई ग्रास की, उसमें तो 85% तो क्या है, पानी है, राइट। 15% इसका क्या है, ड्राई मैटर है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो उसने बंदे ने किसी आदमी ने जैसे 7-8 किलो हमें हरा चारा दे दिया, तो 8 किलो में 85% तो क्या ही है हमारा, लगभग पानी ही है, सिर्फ 15% उसका ड्राई मैटर है, राइट। और उसके ड्राई मैटर में भी अंदर जाके फिर हम बोलते हैं कि इसमें इतनी प्रोटीन, इतना फैट्स और इतना फाइबर है, उस हिसाब से, राइट। तो हम अलग अलग हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये जस्ट हमारी स्टार्टिंग है, तो उस हिसाब से हम देखने लगे हैं, राइट। मैं कोई पेन अपना चला लूँ, देन विल स्टार्ट। अब ये पर्टिकुलरली इसी चीज़ को बताया गया है कि ड्राई मैटर की जब हम बात करते हैं तो उस हिसाब में हम देखते हैं कि पानी निकाल के जो बच जाएगा वो रखते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि कंसनट्रेट्स आ गए, कंसनट्रेट्स मतलब हमारा दाने आ गए। दाने जैसे कि हम फीड बनाते हैं, कोई भी दाना बनाते हैं अपने पशुओं में, तो उसमें 10% तक क्या होता है हमारा पानी होता है, और 90% उसका क्या होता है, ड्राई मैटर होता है। जैसे स्ट्रॉ आ गया, भूसा आ गया, व्हीट स्ट्रॉ आ गया, उसमें भी क्या होगा, 90% हमारा पानी, हमारा ड्राई मैटर होगा, 10% उसमें सिर्फ हमारा मॉइस्चर होगा, राइट। तो जो ये कंसनट्रेट्स आ गए हैं सारे, इसमें सिर्फ 10% तक ही पानी होता है। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा पानी होना शुरू हो जाए, 15-20%, उस हिसाब से क्या होगा कि पशु फिर जो बनेगा ना, वो जो कंसनट्रेट्स बनेंगे, दाना बनेगा, उसमें अफ्लाटॉक्सिन, उल्ली लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा पशु की जो फीड है, दाना है, पानी आता जाएगा, तो उतनी ज़्यादा उल्ली के, अफ्लाटॉक्सिन्स के आने की चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए जो हमारा दाना वगैरह है ना, इसकी स्टोरेज प्रोसेस करना बड़ा एक टेक्निकल प्रोसेस है। अगर कोई भी थोड़ा बहुत एरर होगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई दिक्कत हो रही है हमारे पशु के सिस्टम में। जैसे कि गाय भैंस की बात करें ना, तो गाय भैंस के केसेस में क्या होता है कि बड़ी जल्दी ही ना सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस, जैसे कि दूध में छिड्डी आ जाना, अलग अलग सिम्टम्स ऐसे शो नहीं हो लगते हैं, तो उससे हमें पता लगेगा कि हमारे पशु में ज़रूर कोई अफ्लाटॉक्सिन किसी चीज़ से ज़रिए से जा रहा है। तो
वैसे तो बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स भी होते हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आज के टाइम में जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा हो तो अपने फॉडर को, अपने फीड को, खास करके कंसनट्रेट्स के आइटम्स को स्टोर करना एक टास्क ही होता है, क्योंकि हमें अपने मॉइस्चर से बचाना पड़ता है। जितना ज़्यादा हम मॉइस्चर से बचा लेंगे, जितना मर्जी टाइम तक हम अपनी फीड को स्टोर करके रख सकते हैं। एक तो जैसे हमारे चूहे वगैरह से बचाना होता है, दूसरा हमने अपने पानी से बचाना होता है, राइट। मोस्टली क्या हो रहा है कि मक्का वगैरह है ना, जैसे मक्का है तो जब भी कोई फीड बनाए, आगे भी हम डिस्कस करेंगे अपनी आगे स्लाइड्स में, कि मक्के में सबसे ज़्यादा हम एनर्जी सोर्स के लिए अगर यूज़ करते हैं तो मक्के का यूज़ करते हैं। जैसे 100 किलो की हमने फीड बना रहे हैं ना, तो 40-45 किलो हम उसमें क्या डालते हैं, दाना डालते हैं। और दाना सबसे ज़्यादा स्टार्च कौन सा है, हमारा मक्का है, तो 40-45% हम मक्का ही डालते हैं। तो अगर आप सोचो कि 40-45 मक्के को थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा आ गया तो सोचो आपकी ऑलमोस्ट सारी फीड खराब होगी, मतलब सारी फीड में उल्ली लग जाएगी, क्योंकि एक बार एक न्यूट्रिएंट खराब हो गया ना तो उसने बाकी भी जो केक्स डाले होंगे, ब्रांड्स डाले होंगे, सबको ही खराब कर देगा, राइट। तो इस हिसाब से है, इसमें सारी में एक्सप्लेनेशन यही है जो मैंने आपको अभी बताया, राइट। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन वही एक प्रोसेस है जहाँ पर हमारी केमिकल प्रोसेसेस होंगी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगी, जहाँ पर फूड हमारा अपने जो बॉडी, जो एनिमल की बॉडी होगी, ह्यूमन की बॉडी होगी, फूड को यूटिलाइज करेगी। और इससे प्रोसेसेस कौन सी है, इंजेक्शन खाया, पचाया, डाइजेस्ट किया और अब्जॉर्ब किया, फिर आगे जाके हमारे अलग अलग सेल्स को जाके इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया, राइट। और इसी से हमारी मसल्स ग्रोथ, डेली का जो नीड है, डेली की जो हमारी दिनचर्या है वो पूरी होती है जब हम कुछ खाते हैं, राइट। इसीलिए जब हम न्यूट्रिशन चीज़ खाते हैं, जैसे कि हमने कुछ अच्छा खाया है तो उसमें से अलग से अप्रॉक्सीमेट्स होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स होंगे, वो अच्छी मात्रा से निकलेंगे। तो जब वो अच्छी मात्रा से निकलेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पशु को कोई डाइट जो लगी है वो न्यूट्रिशनली रिच थी। जैसे कोई जंक फूड हो गया तो उसमें सिर्फ हमने खाया, सिर्फ हमने ड्राई मैटर ही खाया, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी कोई चीज़ निकली नहीं, कोई प्रॉक्सीमेट अच्छा से निकला नहीं। इनफैक्ट जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ यही होता है कि हमने अपने पशु को वो चीज़ें खिलानी है, वो अच्छे प्रपोर्शन में खिलानी है, बैलेंस तरीके में, जो पशु को लगे, पशु के शरीर को लगे, और पशु के शरीर को लगने के बाद वो अपना बॉडी को मेंटेन भी करे, और साथ में जो हम उससे प्रोडक्शन ले रहे हैं, बी इट मिल्क और वूल या मीट, वो भी साथ में ले सकें, राइट। तो न्यूट्रिशन का बेसिक सा मोटिव यही होता है। अलग अलग चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करें न्यूट्रिशन की तो वाटर सबसे पहले आएगा, राइट। कोई भी चारा हो, क्योंकि बात करें ना पशुओं की, कोई डेयरी फार्मिंग हो, पिग फार्मिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है क्योंकि पानी को हम सोचते ही नहीं है, लेकिन अगर आप एक पानी की मात्रा ही सही कर देना डेयरी फार्मिंग के टीएमआर में तो दूध बढ़ जाता है, राइट। लेकिन हम पानी को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि जब डेयरी फार्म को विजिट करते हैं तो उनकी जो पानी वाले जो ट्रंक्स होते हैं ना, वो बहुत ही एल्गी जमा हुई होती है, राइट। तो वो मतलब पशु के पीने के लायक नहीं पानी होता। तो पशु का जो ट्रफ्स भी होना चाहिए वो बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी उल्ली लगने के, अफ्लाटॉक्सिन से होने चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके पानी में एल्गी लगी हुई है, पुराना बर्तन है, तो वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेफाइलोकोकस, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरियल हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगी, वो पानी से शुरू होंगी। तो पानी शुड बी नीट एंड क्लीन। सर्दियों के केसेस में इट हैज़ टू बी वार्म, राइट। ये नहीं कि ठंडा पानी पिला देना है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट किसी फार्मर के घर पे गया था, तो उसने सबसे पहले देखा, चलो इंस्पेक्शन की सारे फार्म की, तो उसने सबसे पहले देखा कि जहाँ वो उसका पानी स्टोर हुआ था ना, जहाँ वो मतलब बनाया था उन्होंने, ट्रफ बनाया था पशु के लिए पानी पीने के लिए, तो उसने देखा कि ये बड़ा गंदा था। उसने पानी का गिलास मंगवाया फार्मर से और उससे भर के उसने फार्मर को बोला, कैन यू ड्रिंक दिस वाटर। तो वो ऑब्वियसली हंसने लगे कि हम कैसे ही पानी पी सकते, इतना गंदा पानी है ना। तो कहते सेम, इफ़ यू कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर, एनिमल आल्सो कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर। सो ये इंपॉर्टेंस है पानी साफ़ होने की, जितना हम पानी साफ़ पी रहे हैं उतना ही उनको ही साफ़ होना चाहिए, राइट। वाटर के कंटेंट्स हमें पता ही है, ये एक बेसिक सी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू बॉर्न एनिमल में कितना सादा पानी होता है। तो 750 से 800 ग्राम पर केजी इतना पानी होता है। अगर वो जैसे जैसे अपना एनिमल मेच्योर होता जाएगा तो वो कम होकर 500 ग्राम पर केजी हिसाब से आ जाएगा उस फैट मसल में, राइट। वाटर के फंक्शंस आपको सबको पता ही है। सल्यूट, सॉल्वेंट, जब भी हम बात करते हैं ऑस्मोसिस वगैरह की, तो सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा जो निकल के आएगा वो हमारा पानी ही निकलता है, राइट। जहाँ से जो हेल्प करता है बॉडी के प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए, बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए, राइट। जितना भी प्रोसेस होगा पानी इसमें चाहिए, राइट। अब इसकी अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब इसकी आपको पता है, वेपोरेशन प्रोसेस है, लेटेंट हीट ऑफ कंटेंट है, लंग्स को कैसे ये लगेगा, बॉडी टेम्परेचर, ये सारी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है जो
मतलब आपको पता है कि थ्योरेटिकल पार्ट के लिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जैसे आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ना ही ये कभी ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ना ही कभी ये सब्जेक्टिव में आएंगे। फंक्शन ऑफ वाटर ये हमने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन ये एक आपकी बेस बनाता है, इसलिए इन टॉपिक्स को डिस्कस करना जरूरी है। सोर्सेस ऑफ वाटर, फीड, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे फीड फॉडर की बात करें, हरे चारे हैं, राइट। हर ग्रीन ग्रासेस जैसे लिखा है, तो ग्रीन ग्रासेस में क्या आ गया, हमारा मक्का भी आ गया, मक्के का चारे की बात कर रहा हूँ, है ना। मक्के के चारा वगैरह में 75% मॉइस्चर है, राइट, 25% ड्राई मैटर है। लेकिन अगर वही हम बात करें, बरसीम की बात करें, लूसन की बात करें, जो हमारी सर्दियों के केसेस में हमारे रब्बी सीजन के फॉडर है ना, तो उनमें क्या आप देख सकते हो 85% पानी है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। 85% पानी है, मतलब 15% ही सिर्फ उसमें ड्राई मैटर है। मतलब जो यूजफुल कंटेंट है ना वो 15% ही है, बाकी सारा तो पानी है, राइट। तो इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ही एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, क्योंकि सर्दियों के केसेस में अगर आप अपने पशु को बरसीम दे रहे हो एक टोकरा भर के, तो गर्मियों के केसेस में जैसे आप अपना मक्का दे रहे हो, मक्के का चारा दे रहे हो एक टोकरी भर के, तो उन दोनों का न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत डिफरेंट होगा, राइट। तो ये आपको समझना है कि हरा चारे का मॉइस्चर्स पे बहुत डिपेंडेंसी है। कोई भी चीज़ें न्यूट्रिशन में होंगी, इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड एंड हैज़ टू बी स्पेंडेड डाउन ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई मैटर ओनली, राइट। साइलेज आ गया, साइलेज जैसे कि पशुओं का जो अचार होता है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि वाटर डिस्कस करें तो उसमें 70% तक हमारा मॉइस्चर होता है, 30% इसमें ड्राई मैटर होता है। तो आप समझो एक पशु को बरसीम डाल रहे हैं तो उसमें कितना ड्राई मैटर है, 15% है, राइट। और एक तरफ हम अपने पशु को साइली डालें तो उसमें क्या है, 30% ड्राई मैटर है। मतलब हम अगर अपने पशु को 2 किलो मतलब डालेंगे ना अपना हरा चारा, तो फिर जाके वो 1 किलो साइलेज के बराबर होगा, क्योंकि जितना ड्राई मैटर बढ़ता जाएगा उतना हमारे पशु का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्योंकि पानी जितना कम होता जाएगा मतलब कि बाकी कंटेंट्स बढ़ते जाएंगे, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स बढ़ते जाएंगे, राइट। वैसे ही हमारा हे में 15 से 18% पानी है, बाकी सारा हमारा ड्राई मैटर ही है। स्ट्रॉ में हमने बात की थी, स्ट्रॉ जैसे व्हीट स्ट्रॉ हो गया, मैंने अभी कंसनट्रेट्स की बात की, दाने की बात की, तो इसमें सिर्फ 10% तक पानी है, बाकी अपना 90% क्या है, ड्राई मैटर ही है, राइट। तो इसलिए ही जब हम हरे चारे की बात करते हैं तो हम पशु को 30 किलो 40 किलो तक खिला देते हैं, लेकिन जब हम अपने पशु को फॉडर की बात, अपने दाने की बात करते हैं, कंसनट्रेट्स की बात करते हैं, तो हम अपने पशु को 7, 8, 9, 10 किलो तक खिलाते हैं, क्योंकि उसमें ड्राई मैटर बहुत जाता है, राइट। मोस्टली अब क्या है कि जो ड्राई स्टेट्स होती हैं ना, ड्राई स्टेट्स जैसे कि हमारा राजस्थान हो गया है ना, तो उन केसेस में क्या है कि हमारा हरा चारा अच्छे से होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी मिट्टी में पानी है ही नहीं, हरा चारा नहीं है, तो वो क्या करे, अपने पशु का ड्राई मैटर तो उन्होंने पूरा करना है, तो पशु का ड्राई मैटर पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग सोर्सेस यूज़ करते हैं, जैसे कि वो दाना ही ज़्यादा डाल देंगे। जैसे कि एक पशु है जिसका कि दूध वो 10 किलो दे रहा है, तो उसको हम 4 किलो वैसे दाना डालेंगे, राइट, जो लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि हरा चारा भी डालेंगे, है ना, अलग चीज़ें डालेंगे। लेकिन अब फार्मर के पास अगर हरा चारा नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वो 7-8 किलो तक दाना ही दे देगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पशु का ड्राई मैटर तो पूरा करना है। आप निश्चिंत रहें, अच्छे से समझेंगे ड्राई मैटर कैसे निकालते हैं, पशु का ड्राई मैटर कितना होना चाहिए, किस किस चीज़ों से हम पूरा करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं कि हमने समझने के लिए, वाटर का कंटेंट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप कंफ्यूज मत होना कि ड्राई मैटर कहाँ से आया, किसने कहाँ से आ गया। सिंपल सी भाषा में एक पशु मतलब एक चारे में क्या होता है, एक दाने में क्या होता है, दाना जैसे कि मक्का हो गया, व्हीट, सॉर्गम, राई ग्रास, कोई भी होगा, दाना हो गया, राइट। इनमें क्या है, पानी होता है और हमारा ड्राई मैटर होता है। पानी को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा ड्राई मैटर। जैसे कि हमने जैसे हमने हमारा मक्का लिया, राइट, मक्का लिया, उसको हमने ओवरनाइट ओवन में रख दिया, तो उसका सारा मॉइस्चर उड़ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, क्योंकि पानी तो ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि हवा में भी मॉइस्चर होता है, अलग अलग चीज़ों में होता है। तो जब उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा तो देन वी कैन डिस्कस कि उसमें कितना ज़्यादा वो प्रॉक्सिमेट कंटेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं। गॉट इट। अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है, राइट। व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑक्सीडाइज टू फर्निश एनर्जी, जैसे कि ये अब C6H12O6 है, राइट, मतलब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ये ऑक्सीजन, जैसे हवा में ऑक्सीजन है, इसके रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो इसमें क्या बताने की बात की गई है कि जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है ना, 60% जो उसका वेट होता है वो पानी होता है, राइट, और प्रोटीन कितना होता है, 40% होता है।
ये जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है कि स्पेसिफिकली 1 ग्राम स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स कितना कितना मेटाबॉलिक वाटर बनाते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जैसे एग्जाम बीबीएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम हमारा स्टार्च, हमारा प्रोटीन, हमारा फैट कितना कितना मेटाबॉलिक वाटर रिलीज करता है, राइट। तो ये आप अपना कॉपी में लिख सकते हो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैमल्स की बात करते हैं। तो मैमल्स के केस में क्या होता है कि मैमल्स में आपको पता है कि यूरिया जो है ना, हमारा यूरिया सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एंड प्रोडक्ट बन के निकलता है। वही हम बात करें हमारे हमारे जो बर्ड्स की, तो यहाँ पर हमारा यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल एंड प्रोडक्ट इन द केस ऑफ मैमल्स, दैट इज यूरिया, विच इज द प्रिंसिपल एंड प्रोडक्ट इन द केस ऑफ हमारे बर्ड्स में, दैट इज यूरिक एसिड। ये दोनों में ही नाइट्रोजन होता है। आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2, राइट। तो सब में ही एज अ नाइट्रोजन सोर्स ही बाहर निकलेगा, लेकिन बर्ड्स के केस में यूरिक एसिड होता है और हमारे मैमल्स के केस में यूरिया होता है, राइट। जो यूरिया होता है ये पानी में सॉल्युबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिक होता है बाकी जगह के लिए। और यूरिया को बाहर निकालने के लिए बॉडी में 20 से, ये आप ये पढ़ सकते हैं कि 20 से 40% तक हमारा जो पानी, ज़्यादा पानी लगेगा इसको एक्सक्रीट करने के लिए एज कम्पेयर टू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो बर्ड्स में है उससे ये 20 से 40% ज़्यादा पानी लगेगा, राइट। तो आपको पता ही है कि हमारी जो गाय भैंसें कितना कितना पानी पी लेती हैं, राइट। मतलब 100 लीटर तक तो हमारी गाय भैंस दिन में सैलवा ही प्रोड्यूस कर लेती हैं, राइट। तो आपको वही पता होगा कि 6-7 लीटर अगर हमारा पशु मतलब पानी पिएगा ना, 5 से लेके 6-7 लीटर तक, फिर जाके 1 लीटर दूध बनता है। तो आप सोचो कि जैसे अगर कोई पशु 20 लीटर दूध दे रहा है तो आपको कितना पानी मिनिमम उसको पिलाना चाहिए, तकरीबन 90 से 100 लीटर तक, राइट। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। बर्ड्स के केस में क्या है, यूरिक एसिड है, इसमें सबसे ज़्यादा मिनिमम लॉस है। जैसे कि हमने बात किया था ना हमारे उसकी इन द केस ऑफ यूरिया के केसेस में, इसमें मिनिमम लॉस है, राइट। इसमें सबसे कम पानी चाहिए होता है, राइट। तो ये हम याद रख सकते हैं कि हमारी जो बर्ड्स हैं हैव लोअर रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर देन मैमल्स। वो हम वैसे भी देख सकते हैं फिजिकली कितना कितना पानी पी रहे हैं हमारे पशु, राइट। प्रोटीन्स की बात करें, राइट। प्रोटीन्स में जैसे कि हम बात करें ना कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, सबकी बात करते हैं, तो वो सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये तो हमारे कॉमन है, राइट। ये जो चीज़ें हैं, C हो गया हमारा, H हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, ये तो कॉमन ही कॉमन है, राइट। और मतलब जब भी हम बात सब चीज़ें करेंगे ना, ये इससे ही कनेक्टेड है। जितने भी हमने पढ़े हैं ना, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में पढ़ के आए हैं जो हम, कि हमारा ऑक्टेन, मीथेन, हमारा इथेन जो भी बन रही है, वो सारे ही जैसे हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, C, फिर हम ऊपर H लगा देते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, अलग अलग चीज़ों से H लगा देते हैं, फिर हमारा जैसे मैथ, एथ, प्रॉप, बुटेन बन जाते हैं। तो सभी क्या है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है ना। तो कार्बन बॉन्ड में क्या साथ में H भी लगा हुआ है ना, तो कई बार O भी लग जाता है, राइट। एल्डिहाइड का ग्रुप अगर की बात करें तो वो ऐसे बनता है, राइट, जैसे कार्बन की बगैर के। तो इस हिसाब से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही है, साथ में हमारा नाइट्रोजन आएगा, राइट। नाइट्रोजन ये भी बहुत सारा, जितना भी प्रोटीन बनेगी वो अमाइड्स बनेगी। जैसे कि हमारा चीज़ें हम बात करेंगे, अमाइड्स हो गया, हमारे अमाइंस हो गए, राइट। ये सब चीज़ों में नाइट्रोजन लगेगा। फॉस्फोरस और सल्फर बड़ा कम लगता है, लेकिन ये लगता जरूर है। तो आपने ये याद रखना है कि प्रोटीन के कंटेंट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें होती हैं, हमारा कार्बन होती है, फिर हमारी ऑक्सीजन होगी, देन हमारी नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन फॉस्फोरस एंड सल्फर, राइट। ये जनरली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन में यही चीज़ें डिस्कस करनी आगे जाके, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। अब सोर्सेज ऑफ एनिमल बॉडी, अब बात करेंगे क्रूड प्रोटीन की। जो भी हम बात करेंगे ना, अब मोस्टली हमारी जो प्रोटीन निकालते हैं ना, वो क्रूड प्रोटीन मोस्टली हमारे होता है, जिसमें हम प्रोटीन निकालते हैं, CP बोलते हैं जिसको, है ना। क्रूड प्रोटीन में 2 चीज़ें होती हैं, ट्रू प्रोटीन होती है और एक NPN होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर, राइट। ट्रू प्रोटीन तो वो होगी जो एक्चुअल जो बॉन्ड्स दिखेंगे हम हमारे पशु की, जो मतलब हमारी जो चीज़ पशुओं को खिला रहे हैं, राइट। तो उसमें जो बॉन्ड्स लगे अमाइड्स, अमाइंस के, वो होगी ट्रू प्रोटीन। NPN हो गया हमारा, जैसे कि यूरिया वगैरह हो गया। यूरिया में मतलब वो एनिमल से ड्राइव्ड नहीं है, वो हम अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, राइट। जैसे स्ट्रॉ हो गया, भूसे में कितनी प्रोटीन है, 1 से लेके 5% तक। ग्रेन्स में जैसे कि हमारा मक्का हो गया, हमारा गेहूं हो गया, हमारा बार्ले हो गया, सॉर्गम हो गया, ओट्स हो गया, इनमें कितनी प्रोटीन है, 9 से 12% तक।
क्योंकि जितने भी ग्रेन्स हैं ना वो एनर्जी मतलब एनर्जी रिच होते हैं, लेकिन प्रोटीन उनकी कम होती है। जितने भी केक्स होंगे, खलें होंगी, उनकी प्रोटीन हाई होगी और उनकी एनर्जी कम होगी। ये आगे आगे अच्छे से डिस्कस होगा, आप चिंता मत करना कि आपको अलग लगे कि चीज़ें ये बड़ी कम बताई हैं, अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, तो आप चिंता मत करना इसके बारे में, राइट। एनिमल बाई प्रोडक्ट्स आ गए तो उसमें 40 से 70% तक हमारी क्या होगी, हमारी क्रूड प्रोटीन होगी। जैसे फिश मिल हो गया, हमारा मीट का बोन मिल हो गया, राइट। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब तो हमने पढ़ी है क्रूड प्रोटीन, फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे डिजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। जैसे सीपी हो गया तो वो हो गया डीसीपी, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, तो वो तो उससे भी कम हो जाएगी, राइट। वो वही बात आ गई कि फूड मतलब कितना प्रोटीन है लेकिन कितना डाइजेस्ट हुआ है। तो जैसे क्रूड प्रोटीन तो स्ट्रॉ में कितनी है, 1 से लेकर 5% तक है। जब हम बात करेंगे डाइजेस्टिबिलिटी की तो वो निकलेगी सिर्फ 0, ठीक है। जैसे ग्रेन्स है 9 से 12 है, डाइजेस्टिबिलिटी निकलेगी 6, मतलब 5 से लेकर 6 तक निकलेगी, राइट। डाइजेस्टिबिलिटी हमेशा कम ही होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमारी वेस्ट ही हो जाती हैं, राइट। अब प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या है, आपको पता है कि प्रोटीन्स हमारे पशु की 17 से लेकर 20% तक एनिमल की बॉडी बनती है, जिससे कि मतलब पशु की नॉर्मली मसल्स बनेगी, नॉर्मल फंक्शन चलेगा। 3.6% वो दूध में एज अ प्रोटीन निकलती है, राइट। आपको पता है कि दूध में 3.6% प्रोटीन होती है, तो वो इससे यहाँ यूज़ होती है। जितने भी बॉडी में एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उन सभी के लिए हमारे पशु के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है, राइट। नए टिश्यूज बनाने के लिए, नई मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, राइट। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सबको पता है कि जब प्रोटीन बनती है तो वो छोटे छोटे ना, जैसे ये हम मोती बनते हैं ना, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये छोटे छोटे मोती बनेंगे ना, ये जो छोटे छोटे में गोल गोल बनाए है ना, ये आप समझ लो ये क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, राइट। ये क्या है, सारे हमारे अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स जब जुड़ते जाएंगे ये चेन बन जाएगी ना प्रॉपर, ये वाली, इस कंप्लीट चेन को हम क्या बोलेंगे, हमारी ये प्रोटीन हो गई, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन का, ठीक है। तो अलग अलग चेन्स बनेगी, अलग अलग हिसाब से बनेगी, कोई चेन लंबी बनेगी, छोटी बनेगी। जैसे कि हमारे 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, आपको पता ही है ना। आगे जाके आपको निमोनिक भी सिखाऊंगा कौन कौन से हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ये याद रखने पड़ेंगे हमें, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फॉर द टाइम भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस कहाँ ये यूज़ होती है। फिर जैसे मीट हो गया, जैसे हम ये देख रहे हैं, राइट, वूल हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, सब ही हम अंडे क्यों खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन बड़ी होती है। मीट क्यों खाते हैं, प्रोटीन बड़ी होती है। नो डाउट बाकी चीज़ें भी होती हैं, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो हम इसको प्रोटीन रिच डाइट्स बोलते हैं, राइट। जैसे कि हमारा बाकी प्रोटीन, जैसे कि जो कि प्रेगनेंसी होती है ज़्यादा प्रोटीन खिलाती है, क्योंकि फीटस बन रहा है तो उसको भी प्रोटीन चाहिए मसल्स बनने के लिए। हमारे हेयर, स्किन, हॉर्न, हूफ, सब के लिए हमें प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर आ गया हमारा फैट्स का पार्ट, जी जनरल पढ़ रहे हैं हमने, वाटर डिस्कस कर लिया, प्रोटीन डिस्कस करें, नाउ विल डिस्कस अबाउट फैट्स। तो फैट्स और ऑयल्स हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिल जाते हैं, राइट। एनिमल से मिल जाएगा, जैसे कि फिश ऑयल वगैरह होता है, राइट। प्लांट से तो हमें मिलता ही मिलता है, जैसे कि जितने भी हमारे फीड के केक्स हैं, ऑयल केक्स हैं, वो सारे हमारे प्लांट से ही मिलते हैं, राइट। तो हम इसको क्लासिफिकेशन देखेंगे अलग अलग हिसाब से। ऑयल्स जो होंगे मोस्टली हमारे लिक्विड होते हैं हमारे ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे, एज कम्पेयर टू फैट्स के हिसाब से। तो लिपिड्स को हम क्लासीफाई करेंगे। सिंपल फैट्स में क्या आ गया हमारा, ये आप देख सकते हो, ये सिंपल फैट्स में क्या आ गया, हमारी ये फैट्स आ गए, वैक्सीस आ गए। दीज आर एस्टायरिफाइड फैटी एसिड्स विद द ग्लिसरॉल, राइट। तो नेक्स्ट आ गया हमारा कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। ये क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल लिपिड्स, जैसे कि फैट, वैक्सीस वगैरह आ जाएगा। देन आ जाएगा हमारा कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। कंपाउंड लिपिड्स में आ गया हमारे ग्लाइकोलिपिड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वाला, है ना। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोलिपिड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड लिपिड्स। तो हमने याद करने हैं ग्लूकोलिपिड्स एंड हमारे ये कौन से आ गए, हमारे ग्लैक्टोलिपिड्स आ गए। फिर आ गया हमारा फॉस्फोलिपिड्स। ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कई बार क्लासिफिकेशन करो आप लिपिड्स की, तो उस हिसाब से देख लेना। देन आ गया फॉस्फोलिपिड्स में। फॉस्फोलिपिड्स में सबसे पहले एग्जांपल है फॉस्फोग्लिसराइड्स, एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स की पहले एग्जांपल क्या है, लेसिथिन। ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड्स, और लेसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आप याद जरूर रखना, ठीक है। फिर आ गया हमारा ड्राइव्ड लिपिड्स, जो असेंशियल हमारे ऑयल के स्टेरॉइड्स होंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब आ गया हमारी कॉमनली फैटी एसिड्स ऑफ नेचुरल फैट्स। तो ये हम याद रखेंगे, ये हमारे सैचुरेटेड, आपको पता ही है कि दो तरह के हमने फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना।
तो एक तो हो गया हमारे सैचुरेटेड, एक हो गया हमारे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैसे होते हैं, जहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसमें डबल बॉन्ड होगा और ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, राइट। तो दीज आर द फॉलोइंग ऑफ द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड दैट आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे लिनोलिक, लेनोलैनिक, ओलिक, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, दैट कम अंडर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। गॉट इट। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल आपने देखी ली, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड्स, राइट। ये मतलब जैसे हमने छोटी क्लासेस में देखते थे ना, हमारी 11th-12th क्लासेस में देखते थे कि हमारे पेपर में जैसे कि कौन कौन से हैं, उस हिसाब से तो है ही है। हमारे पेपर में जैसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट में सिर्फ क्वेश्चन आएंगे कि बॉन्ड वगैरह नहीं पूछेंगे, डबल बॉन्ड किसमें, ट्रिपल बॉन्ड किसमें, ये नहीं पूछेंगे। सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि सैचुरेटेड कौन कौन से हैं, हमारे अनसैचुरेटेड कौन कौन से हैं, उस हिसाब से। गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हमारे फैट्स के सोर्सेज के बारे में। अब हमने प्रोटीन्स की बात कर ली, हमने वाटर की बात की थी, हम जैसे लिपिड से डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि जो हमारे ऑयल सीड्स हैं, राइट, इसमें प्रोटीन जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फैट्स की भी बात करेंगे लेकिन हम पहले बात करेंगे प्रोटीन की। ऑयल सीड्स हो गई, खलें होगी, केक्स हो गए, जितने भी हमारे केक्स हो गए, है ना, उन सभी हमारा प्रोटीन रिच है। तो प्रोटीन्स का रेंज कितनी है, 17 से 40%। ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आगे आके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि सोर्सेज ऑफ अभी फैट्स की याद कर लेना कि कौन कौन से ऑर्गेनिक फैट्स एसिड्स हैं, सॉल्युबल विटामिन हैं, कैरोटीन, क्लोरोफिल, स्टेरॉल्स एंड ऑल दैट फैट, दिस ऑल कम अंडर क्रूड फैट्स। अब हमने पहले बात की थी प्रोटीन की, तो उसको भी मैंने बोला था क्रूड प्रोटीन, दैट इज क्रूड मतलब कच्ची प्रोटीन, फैट्स हमारा कच्चा फैट, राइट, उस हिसाब से है, राइट। अब फंक्शंस ऑफ लिपिड्स की बात कर रहे हैं, तो लिपिड्स क्या हैं, फैट्स क्या हैं, फैट्स हमारे इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली, राइट, लेकिन वो हमारी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हमने पशु को मक्का खिला दिया तो एकदम से पशु को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, क्योंकि जितने भी हमारे सीरियल ग्रेन्स हैं वो सारे हमारी एनर्जी का सोर्सेस हैं, राइट। फैट्स भी हमारे पशु के लिए एनर्जी का सोर्स है, लेकिन फैट्स क्या है, कंसनट्रेट फॉर्म ऑफ। जैसे कि अब हम बात करें कि हमारा जैसे घी है, देसी घी है, तो देसी घी में क्या है, 99% फैट्स और 1% मॉइस्चर है। तो 99% ये जो फैट्स है ये एनर्जी के लिए चाहिए। जैसे कि हम पशु, जैसे हमारी बॉडी है, हम जैसे थोड़ा मोटे हो जाएं, है ना, तो हम सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो सबसे पहले पशु हम डाइटिंग करते हैं, तो हमारे शरीर में सबसे अधिक पहले कौन यूटिलाइज होता है, फैट्स यूज होना शुरू होते हैं, क्योंकि फैट्स बहुत मतलब स्टबन फैट हो जाता है, तो वो बॉडी जल्दी से यूज अप नहीं करती, राइट। तो फैट्स एज अ स्टोर्स ऑफ एनर्जी ही है। जैसे कि हम कभी भी लेटर से कोई फास्टिंग करता है 1-2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, 6 दिन की, तो बंदा हो वो सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि उसके पास फैट्स हैं, वो धीरे धीरे इसको यूज़ करेगा। जैसे हम कीटोसिस प्रोसेस होती है, कीटोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हम अपनी बॉडी का ही फैट को यूटिलाइज करके अपनी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी तो मिल नहीं रही है, तो इस हिसाब से आपको मतलब पतले होने का कंसेप्ट भी होता है, राइट। तो ये जनरली क्या होता है कि फैट्स प्रोवाइड 2.25 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फैट्स जो है उसमें, जैसे कि हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, फैट्स में 2.25 टाइम्स क्या होती है हमारी, ये एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। लिपिड्स प्रोवाइड्स इंसुलेशन देते हैं हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, राइट। जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारी किडनीज हैं, लिवर्स हैं, उसको शॉक ना मिले, बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, तो इस हिसाब से लिपिड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बहुत बार देखा गया है कि जैसे ह्यूमन डाइट में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम फैट्स ले ही ना। फैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देसी घी वगैरह लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटेंस सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के कितने भी बॉडी फंक्शंस हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, राइट। तो ये उस हिसाब से आपको याद रखना है। जो भी हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं ना, जितने भी स्टेरॉयड वाले हार्मोन्स हैं, उनका जो बेसिस बनता है वो किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो आपको याद रखना है कोलेस्ट्रॉल इज इंटरमीडिएट प्रिकर्सर इन द केस ऑफ वेरियस स्टेरॉयड हार्मोन्स, आपको इस हिसाब से याद रखना है। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स पेपर में आने के लिए कम चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे आगे क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पता ही है 3 चीज़ें फिर आ गई हमारी। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं मतलब CHO, इसमें हमारे कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। कार्बोहाइड्रेट्स आर अ वेल डिफाइंड फॉर्म ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप्स, राइट। आपको पता है CHO क्या है, हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे अब हम जैसे डिनोट करते हैं ऐसे करते हैं ना, COH करते हैं,
और कीटोन को हम क्या करते हैं, ये करके और साइड में ये आ गया है ना। तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स के ग्रुप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, फोटोसिंथेसिस, मतलब जो भी अपना बना रहा है, जो भी खाना बनेगा ना वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस से बन रहे हैं। सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोप्लास्ट दैट चेंजेस टू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस आपने देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सोलर एनर्जी मिलकर क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तभी हम बोलते हैं ना पशु प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो वो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया C6H12O6, राइट। तो हमारे प्लांट्स ने हवा से, आसमान से, अपनी एनवायरनमेंट से रोशनी ली, अपनी सनलाइट ली, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अपना खाना बना लिया, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए है, हमारी कोई भी साइकिल्स बन रहे हैं, हाइलोनिक एसिड्स हैं, उन सब में ही ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जो डाइट में होना चाहिए, डाइट में नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ तो कहीं ना कहीं फॉर्म्स में है। जैसे प्रोटीन भी लेंगे तो प्रोटीन कभी भी प्लांट प्रोटीन एज इट इज सिंपल प्रोटीन नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट से लिपटी हुई आएगी। नो डाउट अबाउट इट कि प्रोटीन ज़्यादा होगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमें कार्बन हमारा स्केलेटन प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम प्रोटीन को आगे यूटिलाइज कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एग्जांपल, हमें पता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं, जैसे मैं रोटी खा रहा हूँ, राइट, वीट की सिंपल गेहूं की रोटी खा रहा हूँ, वो अंदर से जाएगी, कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। जनरली क्या होता है, मोनोगैस्ट्रिक सभी में क्या होता है कि हमारा पशु जो भी हम खाएंगे वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लेकिन इन द केस ऑफ हमारी जो भी होगा हमारा एनर्जी में, हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन इन द केस ऑफ र्यूमिनेंट्स के केसेस में, र्यूमिनेंट्स केस में दिस इज नॉट द केस, बिकॉज उसके केस में बनते हैं वॉलेटाइल फैटी एसिड्स, वो भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग आप समझो कि हमें ग्लूकोज बनता है ज़्यादा मीन एनर्जी सोर्स में, राइट। देन आ गया प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। द बॉडी विल यूज कार्बोहाइड्रेट्स प्रेफरेंशली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज एडिक्वली सप्लाइड इन द डाइट, दस स्पेयरिंग प्रोटीन फॉर, मतलब ये बॉडी में जब कोई और एनर्जी का सोर्स नहीं होगा ना, और कोई नहीं मिलेगा, देन वो प्रोटीन की जगह कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन एंड फैट्स आर बर्न्ड इन द फ्लेम ऑफ, वही आ गया कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन स्केलेटन पर प्रदान करते हैं, तो जैसे भी बॉडी हमारा प्रोटीन फैट्स को यूज़ अप करती है, तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ चाहिए ही चाहिए। जैसे क्रेब्स साइकिल्स वगैरह हम आगे जाके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना पता चाहिए कि जब भी ऑक्सीडेशन हो, यूज अप होनी शुरू हो ना प्रोटीन और फैट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए, राइट। नेक्स्ट है कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स अब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आएगी कि दो तरह के हमारे मिनरल्स होते हैं, एक हमारे मैक्रो मिनरल्स होते हैं, एक हमारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं। मैक्रो को हम मेजर भी बोलते हैं, माइनर को हम ट्रेस मिनरल में बोल देते हैं। ये पेपर में आते ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपके लिए कोई ना कोई निमोनिक बना लेना, या मैं आपके लिए निमोनिक बना के बता दूंगा। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे मैक्रो मिनरल्स में क्या आता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइन एंड सल्फर आते हैं। और माइनर में आयरन, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, टिन, निकल, वेलाइन वगैरह, हमारे ये वनीडियम वगैरह सभी आते हैं, राइट। तो पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। माइनर वही है कि हमारी बॉडी में होते नहीं है, लेकिन हमें बॉडी में चाहिए, थोड़ी अमाउंट में चाहिए जरूर। मेजर तो वो होगी जो हमारी बॉडी में अबंडेंट फॉर्म में है, राइट। तो ये भी याद रख लेना, मिनरल कंटेंट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कितना 1 to 2% पाया जाता है, ये पेपर में आ सकता है। तो इस हिसाब से, अरे क्योंकि बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन वगैरह में, या कोई और चीज़ें बताई होती हैं। तो मिनरल की अगर बात होगी, ऑक्सीजन तो फिर गैस आ गई, तो मिनरल हमेशा कैल्शियम इज द मोस्ट कॉमन इन द केस ऑफ एनिमल बॉडी, नॉट इन द प्लांट बॉडी, राइट। प्लांट बॉडी में अलग है, ये एनिमल बॉडी की बात कर रहे हैं, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन फॉरेस्ट प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स सच एज कौन सी स्पीसीज है, कॉम्पोजिशन कौन सी है, साइल की स्टेज कौन सी, मैच्योरिटी है, राइट। जैसे हमारा प्लांट है ना, जैसे प्लांट अभी छोटा है, बड फॉर्म में है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे एक प्लांट लिया हमारा छोटा है, जैसे बड़ा होगा उसका ड्राई मैटर बढ़ता जाएगा, ड्राई मैटर बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी कॉन्टेंट्स खराब होते जाएंगे उस हिसाब से, राइट। अब बात करते हैं कि कंसंट्रेशन मिनरल्स में प्लांट्स के बेसिस पे, राइट।
अब हम हर एक प्लांट्स का जब डिस्कस करते थे तो हमें पता है कि हर एक चीज़ कम होती जा रही है, जैसे कि सिर्फ पशु, जैसे हमारा प्लांट छोटा है ना, पौधा छोटा है, तो उसमें जो उसकी कंटेंट्स होगी, उसकी प्रोटीन कंटेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा, पानी का कंटेंट होगा, वो डिफरेंट होगा। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा उसके सारे पैरामीटर्स डिफरेंट होते जाएंगे, राइट। ये जनरली हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन पाउडर में कितने मिनरल्स होते हैं, ये आप लिख सकते हो कॉपी पे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे जैसे प्लांट, हमारा पौधा कोई मच्योर होता जा रहा है ना, जब वो मच्योर होता जाएगा तो उसका जो जो हमारा होता है कंटेंट्स है वो कम होती आते हैं। जब जैसे हम बात करें कि राई ग्रास है या बरसीम है, तो उसकी सबसे पहली जो ये चार मतलब 10-12 तक कटिंग फार्मर ले लेते हैं। जैसे एक बार कट किया फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर कट किया फिर बड़ा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जैसे हमारी जो पहली कटिंग दिसंबर वगैरह में आ गई, तो लास्ट कटिंग आती है अप्रैल के अराउंड, है ना, मार्च अप्रैल के अराउंड। तो जो दिसंबर वाली कटिंग होगी ना, सबसे पहली कटिंग होगी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होगी, राइट। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्लांट की कटिंग बढ़ती जाएगी ना, जैसे आज हम एक कट कर लिया, अगले महीने फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जैसे जैसे इसकी कटिंग बढ़ती जाएगी, पशु का जो हमारे हरे चारे की ड्राई मैटर है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन बाकी कंटेंट्स और हमारे बाकी एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर जैसे लिग्निन वगैरह वो कम होते जाएंगे, राइट। अब हम बात करेंगे इस हिसाब से, लेट मी जस्ट ओपन माय माइक। हाँ, मिनरल्स की क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि प्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं, जैसे हमने ये वाले करेंगे। प्रोटेक्टिव फंक्शन में कैल्शियम, हमारे फास्फोरस आ गए। तो कैल्शियम फास्फोरस हमें पता है कि जितनी हमारी बोन्स वगैरह सिस्टम है, हमारी बॉडी में बोन्स हैं, टीथ हैं, हमारे और भी बियर टेयर के पार्ट्स हैं, वो सब में ही कौन सा कंटेंट है, कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट है अच्छे से। स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में कैसा है कि जैसे हमारी मसल्स बन रही हैं, हमारी जैसे स्केलेटन है, हम सीधा बैठे हैं जैसे एनिमल्स भी हैं, तो एक स्ट्रक्चर देने के लिए, एक शेप देने के लिए हमारे मिनरल्स काम करते हैं। दे बोथ हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन एज वेल एज दे हैव स्ट्रक्चरल फंक्शंस टू, राइट। रेगुलेटरी फंक्शंस जैसे कि हमारे मिनरल्स, सोडियम और क्लोराइड आपने पढ़ेंगी, जैसे छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हमारा सोडियम और पोटेशियम का पंप होता है, जिसमें सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर, ऐसे ऐसे करके पंप बनता रहता है। कैल्शियम कटायन एनायन का पंप बनता रहता है, राइट। तो ये मिनरल्स उसके लिए भी, बॉडी में जैसे हमारी बॉडी वीक हो जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर पर कम हो गया, तो हम कहते हैं ना कि आप ओआरएस पी लो। हम क्या देते हैं कि हमारे बॉडी में जैसे आयंस कम हो गए, राइट। तो आयंस पूरा करेंगे तो हमारी बॉडी की जो बाकी फंक्शंस हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर की वजह से बाकी फंक्शंस भी अच्छे से रहेंगे, हमारी हार्ट हेल्थ सभी में ही, मतलब सभी जो बॉडी में चल रहा है ना, हमारी में ब्लड से लेके सभी में ही मिनरल्स हैं। तो हमारी बेशक इट डिपेंड्स अपॉन हमारी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और हमारी प्रोडक्टिव एलिमेंट्स और बॉडी के रेगुलेशंस के लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी एंजाइम्स वगैरह में जैसे हमने पढ़ा था कि वो इंपॉर्टेंट है ही है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, आगे जाके पढ़ेंगे भी कि जो हमारे मिनरल्स जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन B12 है हमारी, उसकी सिंथेसिस के लिए। कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज वगैरह हमारी जैसे फीमेल की किस्म कंसेप्शन के लिए, मैग्नीज वगैरह, विटामिन E वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे सोडियम और कैल्शियम हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे खून बनने के लिए हमारी बॉडी में आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन के लिए कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे कहीं ना कहीं मिनरल्स हमारी सारी चीजें कवर कर रहे हैं, राइट। तो हमें इसको जान लेना चाहिए अच्छे से, राइट। नेक्स्ट विटामिन की बात करेंगे। तो विटामिन हमारी केमिकल एंटिटीज है, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे आगे जाके मेरे आपने देखा होगा इंडेक्स कि हमने एक इंडेक्स, हमारा 2 इंडेक्स हमारे विटामिन के लिए दिए हैं, लेकिन अब ऊपर से पढ़ लो एक तरह से कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए जनरली मेंटेनेंस, ग्रोथ, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मेन सबसे अधिक जो बात करेगी वो आएगी फैट सॉल्युबल और हमारे वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल हमारे हमेशा याद रखना, हमारे A, D, E, K, राइट। दीज आर द 4 विटामिन विच आर फैट सॉल्युबल, जो फैट में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। बाकी सारे जितने भी हमारे विटामिन हैं दे ऑल आर हमारे पानी में सॉल्युबल होंगे। चिंता मत कीजिए, फिर आगे लेक्चर्स में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स सारे आए थे ना, विटामिन B1, B2, B3 में क्या क्या अलग अलग से नाम है, क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, किस किस की कौन कौन सी बीमारी हो सकती है अगर ये डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। फंक्शंस पे बात करें कि हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए, फिर एंजाइम्स के लिए, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होगी तो विटामिन A की डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन D की हो जाएगी तो रिकट्स हो जाएगी। कैल्शियम और विटामिन D हो जाए तो बेल फीवर हो जाए। स्कर्वी हमारे विटामिन C की वजह से हो जाएगी। बेरी बेरी हमारे विटामिन B की वजह से हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन द फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फैट सॉल्युबल आर सॉल्युबल इन वाटर, दे अकर इन फूड इन एक्सक्रीशन। द फैट्स वेयर इज द फैट सॉल्युबल अकर
मतलब फैट सॉल्युबल फैट में सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल हमारे पानी में सॉल्युबल है, राइट। None of the fat soluble vitamins except vitamin K is synthesized to any appreciable content to symbiotic microorganisms की जिसकी वजह से जो विटामिन हमारा बनता है वो कौन सा है, अभी सिर्फ विटामिन के। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखना ना कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से जो हमारा विटामिन बनता है आगे जाके काम कर रहा है, दैट इज विटामिन हमारा विटामिन के है, ये याद रखना। विटामिन डी कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द स्किन, आपको पता है सनलाइट की वजह से हम हमारा ये सिंथेसाइज हो जाता है। ये सारे आगे हमारे फैट सॉल्युबल वाले। वाटर सॉल्युबल वाले जैसे कि नायासिन है, ये अभी भी बात है, अभी भी आप इसको याद करना शुरू कर दो, लेकिन आगे जाके हमें याद करना ही पड़ेगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारा नायासिन, जैसे कि हमारे ना जैसे विटामिन बी है, B1 B2 और B3। B1 का नाम होता है थायमिन, B2 का नाम होता है हमारा राइबोफ्लेविन और B3 का नाम होता है नायासिन। नायासिन किससे बनता है हमारा, ट्रिप्टोफैन से, ये याद रखना। नायासिन किससे बनेगा हमारा, ट्रिप्टोफैन से बनेगा। ट्रिप्टोफैन हमारा एक क्या है, हमारा अमाइनो एसिड है, राइट। सिर्फ कैट्स के केसेस में नहीं, राइट। तो ऐसी एक्सेप्शंस वगैरह आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर सॉल्युबल नायासिन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन बट नॉट इन द केस ऑफ कैट्स, सो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट आगे साथ में इसकी हमारे कि विटामिन सी जो है ना, ये हमारे सभी एनिमल में बन सकता है एक्सेप्ट हमारे इंसानों में और गिनी पिग्स में, राइट। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड गिनी पिग्स, राइट। फिर आ गया हमारा जो बाकी आ गए हमारे रूमिनेंट्स हैं, है ना, हमारे रूमिनेंट्स हो गए। ये रूमिनेंट्स हमारे सभी तरह के विटामिन बी अपने ह्यूमन में बना सकते हैं, राइट। तो ये भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी लगे ना क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नॉट बी मेड इन द केस ऑफ रूमिनेंट्स, तो आपने याद रखना है कि विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन B1 B2 B3 B4 B7 B8 सारे विटामिन हमारे रूमिनेंट्स के केसेस में ह्यूमन में अच्छे से बन जाते हैं, राइट। तो इसकी डेफिशिएंसी पशु की बॉडी में कभी नहीं आएगी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो अगर किसी और में बोल दे तो हो सकता है, लेकिन ना ही जरूरत है, क्योंकि जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि अपनी अपनी बॉडी बना देती है, राइट। फिर आगे एब्जॉर्प्शन की बात, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए डी ई के, ये हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में, राइट। जीआईटी जो पेट से लेकर आंतड़ियों तक, इसमें अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, हमने पढ़े ना हाई टू लोअर कंसंट्रेशन से, उस हिसाब से, राइट। तो बाकी वाटर सॉल्युबल हमारी गट में आंतड़ियों में अब्जॉर्ब होती है इंडिपेंडेंट ऑफ फैट्स, ये फैट्स की वजह से नहीं अपने आप अब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट। फैट सॉल्युबल जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। विटामिन ए जो है हमारा लिवर में स्टोर हो जाता है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बट वाटर सॉल्युबल आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है। वाटर सॉल्युबल हमारे जो है, फैट सॉल्युबल हमारे विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे वाटर सॉल्युबल है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते हैं, राइट। तो ये भी अपने दिमाग में रखना है, राइट। विटामिन B12 विच इज स्टोर्ड एक्सटेंसिवली इन द लिवर एंड राइबोफ्लेविन आल्सो टू सम एक्सटेंट, ये भी आप याद रखना। खास करके आपने याद रखना है कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में स्टोर वगैरह नहीं हो सकता है, मतलब ये स्टोर हो सकता है लिवर के केसेस में, सिर्फ वाटर सॉल्युबल हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, गॉट इट। नेक्स्ट आ गया हमारा एक्सक्रीशन की बात करें तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं हमारे फीसेस के राही ये बाहर निकल जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल वगैरह हमारी यूरिन से बाहर जाएंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि फैट सॉल्युबल जो होते हैं हमारे, लेट मी हाईलाइट फॉर इट फॉर यू, फैट सॉल्युबल होंगे ये फीसेस से बाहर जाएंगे, और वाटर सॉल्युबल हमारे ये यूरिन से बाहर जाएंगे, राइट। अलग अगर हमने ज़्यादा बॉडी में फैट सॉल्युबल दे दिए तो अलग अलग दिक्कतें भी आ जाएंगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए एंड डी बहुत बार रिपोर्ट की गई है, तो इसलिए ये तो ज़्यादा देने ही नहीं चाहिए। मतलब वाटर सॉल्युबल जो है वो टॉक्सिक नहीं होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा भी होंगे ना तो यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाएंगे, राइट। डेफिशिएंसीज हम अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सा विटामिन कौन सी डेफिशिएंसी करता है, कैसे हम क्योर कर सकते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे जनरली विटामिन बी की डेफिशिएंसी वजह से डर्मेटाइटिस, रफ हेयर कोट, पुअर ग्रोथ, फीड की डेफिशिएंसी कम हो जानी, कोट कलर कम हो जाना, ये सारी कौन से सिम्टम्स हैं हमारे विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, राइट। अब हम बात करेंगे हमारे जो फूड के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे हमने डिस्टिंग्विश करते हैं, राइट। अब इसका बात है हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं ना, जो हमारा जो ये 100 साल पहले दो जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने
प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हम पढ़ेंगे कि किस किस फैक्टर में हम अपने खाने को एग्जामिन कर सकते हैं, राइट, किस किस क्लासीफाई में कर सकते हैं। तो आपने ये याद रखना, हेनरबर्ग एंड स्टोमैन आर द टू साइंटिस्ट, दीज आर टू जर्नल साइंटिस्ट जिन्होंने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फूड दिया। इसमें क्या है हम डिस्कस करते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में है कि जो भी हमारा चलो ये तो बेसिक हम चीज़ डिस्कस कर दी, ओवरव्यू डिस्कस कर रही थी। अब हम बात करने लगे हैं जो हमारा एक बेस बनने लगा ना न्यूट्रिशन का, तो बेस जब बनने लगा है तो इसमें मतलब 6 तरह के हमारे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस हैं जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी या अच्छे से जो भी होगा वो हम अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या एस्टिमेट करते हैं, मॉइस्चर, राइट। हम अच्छे से पता होना चाहिए कि मॉइस्चर कितना होना चाहिए। जैसे कि हमने कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे हमने मक्का लिया, राइट, मक्के का हमने दाना लिया, उसको हमने वे कर लिया कि कितना उसका वजन है, फिर उसको ओवरनाइट हमने अवन में रखा, फिर अगले दिन वे कर लिया, उसमें से क्या निकल जाएगा, मॉइस्चर निकल जाएगा। जितना वो निकल गया, लेटर से हमारे मक्के का कल वजन था 100 ग्राम था, लेकिन हमने अगले दिन मेजर किया तो उसका वजन रह गया 80 ग्राम, तो 100 माइनस 80 कितना हो गया, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम क्या रहा था, उसमें पानी रहा था, राइट। इस हिसाब से हम मॉइस्चर को, पानी को एस्टिमेट कर पाएंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड इज ऐश। ऐश मतलब हमारी जो जैसे सब कुछ राख कर दिया हमने, सब कुछ जला दिया, उसके बाद जो चीज़ बनेगी वो ऐश बचेगी, राइट। वो भी फिर उससे क्या हम एस्टिमेट करेंगे, हमारे मिनरल्स वगैरह एस्टिमेट करेंगे, राइट। थर्ड हमारा है सीपी, क्रूड प्रोटीन, जो हमें पता है अच्छे से हम जेल्डल मेथड से करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्रूड प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा ईथर एक्सट्रैक्ट, राइट। ईथर एक्सट्रैक्ट जैसे कि हमारा क्या फैट को ही बोल देते हैं, क्रूड फैट को ईथर एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, ये हमने ऐसे एस्टिमेट करेंगे। फिर है हमारा क्रूड फाइबर, कितना फाइबर आया है इसमें, वो भी हम इससे एस्टिमेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा NFE, राइट, जो ये माइनस करके जो बचेगा नाइट्रोजन फीड एक्सट्रैक्ट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। गॉट इट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, वो हमने जैसे मैंने आपको बता दिया शॉर्ट से, तो ये अभी डिस्क्राइब फॉर्म करेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड एज द लॉस इन द वेट, मतलब इन दैट रिजल्ट फ्रॉम ड्राइंग नून वेट ऑफ फूड। जैसे कि जितना वेट लॉस हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने अपने ड्राई किया ओवन में, जो बच गया वो हमारा क्या होगा, हमारा मॉइस्चर निकल गया होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि पहले हमने वजन किया 100 ग्राम था, लेकिन उसको ओवरनाइट रख दिया अपने अपने किसके केसेस में, हमारे ओवन में रख दिया, तो कितना बच गया, वो 80 ग्राम बच गया। 100 माइनस 80 मतलब 20 ग्राम उसमें क्या था, पानी था, राइट। तो मॉइस्चर कैन बी एस्टिमेटेड बाय दिस फेस, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऐश कैसे करेंगे। तो ऐश हम डिस्कस करेंगे कि हमने कोई फिर वही चीज़ ले ली, जैसे कि कोई भी फीड, कोई भी कुछ भी ले लिया, जैसे हम फिर मकई ले लें, लेकिन इस बार हम उसको ओवन में नहीं, हॉट एयर ओवन में नहीं रखेंगे, हम उसको हमारे जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला होगा ना टोटल ऐश निकालने के लिए 550 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे बर्न, फिर जो बचेगा वो होगी हमारी ऐश। गॉट इट। ऐश से हम क्या एस्टिमेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसे हम मिनरल्स एस्टिमेट करेंगे। द रेसिड्यू इज ऐश एंड इज टेकन टू रिप्रेजेंट हमारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिनरल्स, जो हमारा क्या है, हमारा ऐश है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऐश इज सिलिका, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। सिलिका कौन सा हमारा मेजर कंटेंट है हमारा ऐश का। हाउएवर सर्टेन हमारे मटेरियल्स जैसे सल्फर, फास्फोरस, प्रोटीन्स वगैरह जैसे अलग अलग चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने मिनरल्स वगैरह हैं इससे ही एस्टिमेट होंगे। गॉट इट। फिर हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से भी ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं इसको। हाँ, सीपी मेथड आ गया। सीपी को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा मेथड है, जेल्डल मेथड है। ये आप याद रखना, जेल्डल मेथड किसके लिए है, हमारे क्रूड प्रोटीन का एस्टिमेट करने के लिए। ये प्रोसेस जो मेथड है सारा, ये आप अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करेंगे, आपको ईजी लगेगा कि किससे क्या करना है। पहले हम इससे 2 तरीके की हमारी डिजिशंस होती हैं। पहले हम उसको जो भी हम जिसको टेस्ट कर रहे हैं, जिसके सैंपल का टेस्ट कर रहे हैं, उसको पहले हम एसिड से कराएंगे रिएक्ट, फिर उसको बेस से रिएक्ट कराएंगे, फिर हम उसके बाद हमारी वो निकल आएगी, हमारी प्रोटीन वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि एसिड से हमने करना है, तो एसिड सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे हमारी कौन से एसिड से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, ठीक है। ये एसिड से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम किससे करेंगे, बेस से, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे। देन हमारा प्रोटीन आ जाएगा, जो भी वैल्यू आ जाएगी हमारी, उसको हमने 6.25 से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा प्रोटीन कंटेंट आ जाएगा, राइट। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिस इज नॉट द ट्रू प्रोटीन। ट्रू प्रोटीन में क्या है, क्योंकि ये जो करेंगे ना 6.25 जिससे मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा सीपी। ट्रू प्रोटीन में क्या है, ट्रू प्रोटीन में हमारे अमाइनो एसिड्स भी होंगे, माइन्स भी होंगे, माइट्स भी होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स भी होंगे, राइट।
ईथर एक्सट्रैक्ट फैट को कैसे करने के लिए पेट्रोलियम ईथर से हम करते हैं, तो इसका भी एक सिंपल सा मेथड है, इस सिंपल से सॉक्सलेट मेथड होता है जिससे हम कर सकते हैं आराम से। तो अपनी याद रखना, दैट्स इट, इससे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा इसको परफॉर्म करने के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेथड है सेलुलोज को लिग्निन हेमिसेलुलोज को, ये हम मेथड्स आगे डिस्कस जरूर करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारा एज इट इज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में एक बेस बनाना जरूरी है कि हमारे न्यूट्रिशन के 6 हमारे मेन प्रॉक्सिमेट्स हैं जिससे हमारी न्यूट्रिशन आगे चलेगी, जिससे हम अपना न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं, विच आर मॉइस्चर, ऐश, क्रूड, प्रोटीन, ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड फाइबर एंड NFE। दैट्स इट। फिर हमारे कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करेंगे फॉरेज के केसेस में, जैसे कि सॉइल जैसे डेफिशिएंट होंगी अलग अलग चीज़ों में, तो वहाँ वैसी चीज़ें की ही डेफिशिएंसी शो होंगी, राइट। जैसे कि सेलेनियम वगैरह जैसे अगर ज़्यादा हो जाए तो डेगनेला डिजीज़ हो जाएगी। अलग अलग जैसे कि फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा हमारा सुपर ऑक्साइडेज हो गया तो हमारा जो क्रॉप है अच्छे से नहीं होगी। मिनरल्स की अगर कमी हुई कैल्शियम वगैरह की तो हमारे जो डेंट में फ्लोराइड्स वगैरह की कमी हो जाएगी, राइट। इस हिसाब से है। नेक्स्ट आ गया जी हमारा अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि जैसे हमारा एक हमने पौधा लगाया था, जैसे फॉडर की बात की थी हमने, बरसीम राईग्रास की। ये अब देखो कि पहले यंग लीफ था, फिर लेट लीफ हो गया, फिर ईयर इमर्जेंस, फिर सीड सेटिंग, राइट। आप इसको इस हिसाब से देख सकते हो कि सबसे पहले जो ये है यंग लीफी है, ये हमारा नया पौधा है, राइट। फिर हमारा अगली स्टेज आ गई लेट लीफी वाली, फिर उससे अगली स्टेज फिर ये सीड सेटिंग वाली स्टेज। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे जो रेड कलर में है प्रोटीन कंटेंट। मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारा फ्रेश पौधा आएगा ना उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगी, और जैसे जैसे उसकी कटिंग बढ़ती जाएगी, ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी, तो चीज़ें कम होती जाएंगी। प्रोटीन आप देख सकते हो कि यंग लीफी में 14.6% है, आगे जाके वो 11 रहेगी, फिर वो 10 रहेगी, फिर वो 6 रहेगी। तो ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कटिंग करते करते जो हमारे न्यूट्रिशन कंटेंट्स हैं वो भी कम होते जाते हैं, राइट। तो अभी आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग चीज़ें। जैसे ईथर एक्सट्रैक्ट है, हमारा फैट है, ये 9 था, फिर 7 रह गया, फिर 6 रह गया, फिर 4 रह गया। अब ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, पर जो लिग्निन कंटेंट है ना, लिग्निन कंटेंट है या सेलुलोज कंटेंट है, ये बढ़ता जाएगा। आपने ये याद रखना है, जो फायदेमंद चीज़ें हैं ना वो हमारा प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, कटिंग होती जाएगी, वो कम होती जाएंगी। लेकिन जो ये एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स है ना, जो हमारे पशु को पचाने में दिक्कत आती है, ये बढ़ती जाएंगी। सेलुलोज बढ़ गया, आप देखो 21 से 22, 23, 26। फिर लिग्निन, जिसकी वजह से हमारी बहुत डिस्ट्रीब्यूटिव इश्यूज होते हैं हमारे एनिमल्स में, 2.5 से 3.5, फिर 4.3, फिर 7.3 हो गया, राइट। तो ये बढ़ता चला गया, राइट। हेक्सोस का एज इट इज कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कोई नहीं है, बस आपने याद रखना है कि लिग्निन कंटेंट और सेलुलोज कंटेंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज द प्लांट ग्रोज, बट द मेन ईथर एक्सट्रैक्ट प्रोटीन कंटेंट्स विल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द प्लांट ग्रोज, राइट। अब आप देख सकते हो सब में कि जैसे लूसन आ गया, लूसन हमारा ना एक तरह का हरा चारा ही होता है, तो इसमें कितना पानी है, कितनी प्रोटीन है, फैट कितना है, ऐश कितना है, फाइबर कितना है, ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं हमने, राइट। तो आप ये देख सकते हो। आप जैसे बहुत यंग था, आप 2 वाले कॉलम देखो, पहले वाला कॉलम लूसन वेरी यंग देन ब्लॉसमिंग, है ना, ये दोनों ही कॉलम्स किसके हैं, हमारे लूसन के हैं। आप देख सकते हो कि जैसे हमारा जो फ्रेश था उसमें 83% पानी था, जैसे आगे बढ़ा तो पानी कम हो गया, राइट। इस हिसाब से प्रोटीन वगैरह आप देख सकते हो, फिर फैट्स वगैरह, फाइबर, ये वैल्यूज इतनी याद करने की भी जरूरत नहीं, बस आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि सोयाबीन ऑयल मिल है तो इसमें कितनी प्रोटीन है, 44% तक प्रोटीन है, फिश मिल में 62%, एक आइडिया होना चाहिए दिमाग में, राइट। कभी क्योंकि अगर हम राशन फॉर्मुलेशन में करेंगे तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि किसमें कितनी प्रोटीन कंटेंट है, जिस हिसाब से हम इसको आगे जज कर लें। गॉट इट। ये बाकी वैसे हम देख सकते हैं अलग स्लाइड में, जैसे कि मेज का प्लांट है, मैच्योर हो गया, उसमें कितना पानी, प्रोटीन कंटेंट है, फैट कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ऐश है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। तो अलग अलग अब चीज़ें हमें सिर्फ दिमाग में रखनी है, क्योंकि आगे जाके ना हम कुछ फॉर्मुलेशंस करेंगे तो ये एक तरह सा जो बार बार ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो एक तरह से आपका इंटरेक्शन ही बढ़ रहा है इन चीज़ों से, क्योंकि हमने अल्टीमेटली इनसे डील करना है। जब फॉर्मुलेशन की बात करेंगे हमें आइडिया होना चाहिए कि जब मक्के की बात हो तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मक्का क्या है, एनर्जी सोर्स है, इसमें कितनी प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है, दिमाग में होना चाहिए। सोयाबीन में कितनी प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है, ब्रांड्स में क्या है, हमारे हरे चारे के जो फॉडर है, लूसन, बरसीम, राईग्रास है, उसमें क्या क्या प्रोटीन कंटेंट है, किस हिसाब से। तो ये जस्ट आपको बार बार चीज़ें सामने आएंगी, कोई एज इट इज नहीं आएगा चीज़ें,
कि क्या इसमें क्या कितनी प्रोटीन है, कितना फैट है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हमें ये इवेंचुअली अपने आप ही पता चल जाएगा जैसे जैसे हम इसको आगे डीप एंड डाइव हम एनिमल न्यूट्रिशन में करेंगे इस सब्जेक्ट को लेके, राइट। नेक्स्ट हम अब देख सकते हो कि न्यूबॉर्न कॉफ में कितना पानी है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना ऐश है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे थोड़ी सी मगअप करने के लिए कि हमारे जैसे नया काफ बॉर्न हुआ तो उसमें कितना पानी था, कितनी प्रोटीन थी, कितना फैट था, कितना ऐश था, तो ये न्यूबॉर्न वाला आप याद कर लेना, राइट। न्यूबॉर्न वाला पेपर में आ भी सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूबॉर्न काफ में कितना वाटर, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स वगैरह सब चीज़ें हैं, राइट। बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पिग्स का 8 में 30 में नहीं ये चीज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ आप इतना ही पढ़ लेना, दैट्स इट, राइट। मिनरल कंटेंट हमारे अडल्ट केसेस में कैल्शियम कितना है ये हमने याद रखना है, 1 to 2% है, बाकी फॉस्फोरस दैट्स 0.7 to 1%, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड देन क्लोराइड, राइट। देन द डाटा शोज डिक्लाइन इन वाटर कंटेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनिमल, हाँ वो हमने पहले पढ़ लिया कि जैसे एम्ब्रियो था उसमें 95% 95% तक पानी था, जैसे काफ बॉर्न हुआ तो 75 से 80% हो गया, जैसे फिर वो 5 मंथ का बना तो 66 रह गया, और मैच्योर हुआ तो 50% रह गया। तो जैसे जैसे हमारा एम्ब्रियो भी बढ़ रहा है ना, जैसे एक जाइगोट के फॉर्म में जैसे एम्ब्रियो था, फिर वो अडल्ट बन गया, फीटस बन गया, फिर वो बाहर जब काविंग होगी तो उसका पानी कम होता गया, उसी हिसाब से जब से पौधा है तो जब एक पौधा था तो उसका ड्राई मैटर कम था लेकिन मॉइस्चर ज़्यादा था, जैसे 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 वो मतलब बड़ा होता गया हमारा पौधा तो उसके पानी कम होता गया। सेम गोज फॉर द एम्ब्रियो केसेस, राइट। द ड्राई मैटर कैन बी हमारे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में सप्लीमेंट्स में डिफरेंस वो है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिनरल्स कंटेंट्स हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन फॉर एग्जांपल जिसमें सल्फर है, क्योंकि आगे जाके एग्जांपल्स आएंगी प्रोटीन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, सल्फर कंटेनिंग हमारे हार्मोन, सल्फर कंटेनिंग हमारे अमीनो एसिड्स, इस हिसाब से चीज़ें आएंगी तो हम आगे आगे याद करेंगे, ये चलो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। The carbohydrate contents of the animal body is very low. One of the few reason for the difference between the अब जो हमारे प्लांट्स के केसेस हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे सेलुलोज वगैरह हमारे पार्ट हम बाड़ी का करेंगे। मेन डिफरेंस क्या है कि हमारे प्लांट्स के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है जिसमें जिसकी जो वो सेल वॉल से बनी हुई होती है, लेकिन हमारे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जो हमें छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है। यही एक वजह है जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारे पशुओं में कम होता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स, बिकॉज दे डोंट हैव अ सेल वॉल, राइट। प्लांट स्टोर एनर्जी लार्जली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्च की फॉर्म में, और हमारे एनिमल्स किसके स्टोर में यूज करते हैं, लिपिड्स की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, राइट। द लिपिड कंटेंट ऑफ एनिमल बॉडी इज वेरिएबल, अलग अलग हिसाब से कितना कितना हमारा लिपिड कंटेंट होना चाहिए ये याद रख लेना आप। बाकी एज इट इज कुछ पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो हो ही जाए आई लेट यू नो, राइट। हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स दैट occur in the plants and animal include citric, malic, fumaric, succinic and pyruvic acids. These are all the organic acids which are in the case of plants and animals. Vitamins are present in the plants, animals in the minute amounts and many of them are important as a compound of enzyme system. आपको पता ही है कि बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे विटामिन के लिए बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे अलग अलग से जो छोटे छोटे अमीनो एसिड फॉर्म्स जरूरी हैं जो हमारे पशु की बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। डेफिनेशंस, ये अलग अलग डेफिनेशन इसलिए है क्योंकि पेपर में बहुत अलग अलग से आती हैं। राशन, फूड क्या है, एक एडिबल मटेरियल है। राशन क्या है, अमाउंट ऑफ फूड और फीड अलाउड फॉर अ गिवन एनिमल फॉर 24 आवर्स, एक दिन में कंप्लीटली आपको याद रखना है, राइट। नो 2 वीक्स आर लाइक, ये जस्ट हमने एग्जांपल इसकी शो करनी थी, जैसे कि हमारा फीड्स ऑफ यूज फॉर फॉर्मुलेटिंग द लाइवस्टॉक पोल्ट्री डाइट्स केम नेचुरली फ्रॉम द प्रोडक्ट्स लाइक सीरियल क्रॉप्स हो गए, हमारे फर्डर हो गया, क्रॉप की रेसिड्यू होगी, या स्टार्च इंडस्ट्री की जो बाय प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, जैसे कि आजकल हमारी जो शराब की फैक्ट्री उसका सबसे ज़्यादा जनरेटरी यूज़ है DDS, ड्राई ड्रेन्ड डिस्टिलर ग्रेन सॉल्युबल्स, है ना, वो एज इट इज़। तो अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो हमारी एनिमल्स यूज़ करते हैं हमारी फीड प्रोसेस को, और एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। फीड को क्लासीफाई क्यों करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस हिसाब से अलग अलग चीज़ें, जैसे ग्रेन हमने अलग से कर लिए, हमने एनर्जी सोर्स अलग से कर लिए, प्रोटीन सोर्स अलग से कर लिए, ताकि हम उसकी फॉर्मुलेशन अच्छे से कर लेंगे। इसका मेन तात्पर्य इस चीज़ का कहने का यही है, राइट। अब ना एक आपको समझना पड़ेगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे फीड सिस्टम किस हिसाब से है, तो एक हमारी ना NRC बॉडी है, राइट, नेशनल रिसर्च काउंसिल है, जिसकी ही जितना जितना उसने बता दिया ना हम उसको उसमें उतना ही मानते हैं। जैसे कि हमारे इसके चीज़ में, जैसे कि हमारा पशु है 400 किलो का, तो उसको दिन की कितनी प्रोटीन चाहिए होगी, जितनी ये प्रोटीन NRC बता देगी वो हमें माननी पड़ेगी, राइट।
तो ये एनआरसी आगे जाके पढ़ेंगे हम, ये अच्छे से आएंगी, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन फॉर्म में है कि एनआरसी क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं जिस सिस्टम की वजह से हम ड्राई फॉरेजेस की बात करेंगे, रफेजेस की बात करेंगे, राइट, जैसे हरा चारा हो गया, सक्लेंट फॉरेजेस की बात करेंगे, साइलेज की चार की बात करेंगे, एनर्जी फीड्स की बात करेंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, मिनरल्स, विटामिन, एडिटिव्स एंड प्रीबायोटिक्स वगैरह अलग से चीज़ें की हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, राइट। अब जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं, राइट। जनरल क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, अपने ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आ गया हमारा रफेजेस और दूसरा आ गया हमारे कंसंट्रेट्स। जब आपके दिमाग में रफेजेस आएगा ना, एक सिंपल सी भाषा समझाता, क्योंकि लोगों को डेफिनेशंस रटी होती हैं लेकिन आइडिया नहीं होता कि रफेज और कंसंट्रेट क्या होता है। रफेजेस होते हैं जैसे हमारा आई वुड से प्लांट से जो चीज़ें हमें प्लांट से मिल रही है ना, वो सारी हमारी रफेजेस हैं। समझ आई आपकी बात? खास करके जैसे चारे वगैरह हो गए, हरा चारा हो गया, डेट विल कम विद रफेजेस, साइलेज आ गया, डेट विल कम विद रफेजेस, भूसा आ गया, वो भी रफेज में आएगा, ठीक है। कंसंट्रेट्स में क्या आएंगी, जैसे कि हमारी खलें हैं, राइट, खलें नो डाउट हमारे प्लांट से आ रही हैं, लेकिन वो आगे जाके प्रोसेसेस करके, लेकिन जो हरा चारा है, हरे चारे को सुखा के जो बन गई स्ट्रॉ वगैरह, वो सारी चीज़ें हमारी रफेजेस में आएंगी। और जो दाना वगैरह चीज़ें हैं, मक्की, गेहूँ, हमारे बार्ले, हमारे केक्स, वो सारे हमारे कंसंट्रेट्स में आएंगे, राइट। सिंपल सा ये है, राइट। रफेजेस की डेफिनेशन में अगर बात करें तो इसमें क्या है, क्रूड फाइबर कंटेंट 18% से ज़्यादा होता है और एनर्जी इसमें क्या होती है, 60% टीडीएन से कम होती है। लेकिन कंसंट्रेट्स में क्या होता है, क्रूड फाइबर 18% से कम होता है, लेकिन टीडीएन हमारी 60% से ज़्यादा होती है। टीडीएन यानी कि टोटल डिजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, ये आगे जाके चीज़ें आएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। क्रूड फाइबर, टीडीएन क्या क्या चीज़ें, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 18% से अगर का CF कम है तो वो कंसंट्रेट्स हैं, अगर ज़्यादा है वो रफेजेस हैं, राइट। तो डेफिनेशन फॉर्म से आपको आना चाहिए, राइट। रफेजेस आगे जाके हैं सक्कुलेंट और नॉन सक्कुलेंट। सक्कुलेंट मतलब जिसमें पानी है, जैसे कि हमारा हरा चारा हो गया, नॉन सक्कुलेंट जैसे कि हमारा भूसा हो गया। फिर आ गया हमारा ऑन द CP बेसिस, प्रोटीन के कंटेंट के हिसाब से। ये पहले आ गया हमारा लिग्यूमिनस, सेकंड आ गया नॉन लिग्यूमिनस। लिग्यूमिनस आ गया जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जैसे कि हमारा बरसीम, लूसन, राई ग्रास, ये सारे लिग्यूम्स हैं, राइट, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं। नॉन लिग्यूम्स जैसे कि हमारा मक्का वगैरह हो गया, ये सारे हमारे नॉन लिग्यूम्स में आएंगे, राइट, ठीक है। फिर आ गया हमारी इन 3 डेफिनेशंस, ये पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती रहती हैं कि न्यूट्रिटिव वैल्यू ड्राई मैटर की बेसिस पे हम अपने इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। हमारे राशन होते हैं 3 तरह के, एक होता है मेंटेनेंस टाइप, एक होता है प्रोडक्शन टाइप, एक होता है नॉन मेंटेनेंस टाइप, ठीक है। मेंटेनेंस टाइप क्या होता है कि जैसे कि हमारे पशु का जो जैसे नॉर्मल अलग से नहीं कोई चीज़ें खा रहे हैं, हमारा पशु में ह्यूमन है तो हम हरा चारा वगैरह दे रहे हैं, राइट, तो वो होता है हमारा मेंटेनेंस वाला डाटा। फिर प्रोडक्शन वाला आ गया, जिससे हमें प्रोडक्शन मतलब मेंटेनेंस तो होगा ही होगा, साथ में दूध भी मिलेगा, राइट। फिर आ गया हमारे इसमें क्या एग्जांपल आ गया, लिग्यूमिनस जैसे बरसीम, ब्रूसन, राइग्रास। नॉन मेंटेनेंस जिसमें कि हमारा जिसमें मेंटेन भी नहीं प्रॉपरली बॉडी को कर रहा है, वो उसमें क्या है हमारा भूसा वगैरह, राइट। तो इतना याद रखना कि मेंटेनेंस वाले में, अब प्रोडक्शन वाले में क्या है, मेंटेनेंस भी हो रहा है, दूध भी आ रहा है, तो उसमें जो DCP है, डिजेस्टिबल प्रोटीन कितना है, 5 से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि साथ में प्रोडक्शन भी बन रही है। नेक्स्ट आ गया हमारा मेंटेनेंस वाला कि सिर्फ मेंटेन करना है बॉडी को, उसमें 3 to 5% DCP आ गया। नॉन मेंटेनेंस वो हो गया जिसमें वो मेंटेन भी नहीं कर रहा, उससे 3 से कम आ गया। सबसे पहले आ गया 3 से कम, वो नॉन मेंटेनेंस, फिर 3 से ज़्यादा और 5 से कम वो मेंटेनेंस वाला, और जब 5 से ज़्यादा वो आ गया प्रोडक्शन टाइप वाला। तो ये चीज़ें रट लेना प्रॉपरली विद एग्जांपल्स, आपको याद होनी चाहिए कि 5% से अगर ज़्यादा है तो लेग्यूमिनस है, 3% से अगर कम है तो वो स्टार एंड स्ट्रोवर्स हैं, 3 से 5 है तो हमारे सीरियल फॉडर्स हैं, राइट। ये आपकी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। अब जनरली हम बात करेंगे अगली क्लासिफिकेशन के बारे में, जैसे कि हमने इसमें ये देख तो लिया कि रफेजेस में क्या 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 चीज़ें हैं। रफेजेस की अगर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है, रफेजेस का मेन पार्ट था हमारा क्रूड फाइबर कंटेंट 18 से ज़्यादा और 60 से % यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखना 60% से हमारी कम एनर्जी होती है, राइट। हमने अच्छे से ये डिस्कस भी कर लिया मेंटेनेंस, प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन के हिसाब से, ये पेपर में आता है, राइट। तो आपको इसको याद रखना है, रफेजेस की क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन और नॉन मेंटेनेंस वाली। ये ऑब्जेक्टिव में बड़ी बार आता है कि मेंटेनेंस में कितनी DCP है, प्रोडक्शन में कितनी DCP है, नॉन मेंटेनेंस में कितनी DCP है, मेंटेनेंस की क्या एग्जाम्पल्स हैं, प्रोडक्शन की क्या अलग अलग से एग्जाम्पल्स हैं। तो ये इस हिसाब से आपने याद जरूर रखना है, और साथ में ये भी याद रखना रफेजेस में कितना क्रूड फाइबर है, 18% है, और टीडीएन कितना है, 60% है, मतलब इससे कम ही होता है, राइट।
वैसे ही हम अब बात करेंगे हमारी कंसंट्रेट्स के बारे में। कंसंट्रेट्स में क्या है, जैसे कि हमने रफेजेस में पढ़ा था कि हमारा क्रूड फाइबर 18 से ज़्यादा होता है, तो कंसंट्रेट्स के केस में 18 से क्रूड फाइबर कम होता है, तो ये आपने याद रखना है। और सेल वॉल 35% से कम होगी, ये भी आप याद रख सकते हो, राइट। पेपर में वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फाइबर वाला कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। दीज फीड्स विच आर ईच रिच इन इधर इन प्रोटीन, एनर्जी और बोथ कंसंट्रेट्स आर कंसंट्रेट्स। जैसे कि हमारा मक्के, गेहूँ, बारले, बाजरा की बात करें वो भी कंसंट्रेट्स में आएगी। हमारे केक्स की बात कर लें, सनफ्लावर केक, ग्राउंडनट केक, मस्टर्ड केक, सोयाबीन केक, जितने भी केक्स की बात करें वो भी हमारे किस में आएगी, कंसंट्रेट्स के बाद में आएगी, राइट। तो प्रोटीन, एनर्जी चाहे जिसमें रिच हो, ये सारी चीज़ में किस में आएगी, तो हमारे कंसंट्रेट्स में ही आएंगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ सीपी हम इसको करते हैं। पहले आगे हमारे एनर्जी रिच फीड्स, राइट। एनर्जी रिच फीड्स में क्या आ जाएंगे, हमारे सारे ही सीरियल ग्रेन्स और हमारे ब्रांड्स, राइट। जैसे कि मक्का, गेहूं, बाजरा, बारले, ये सारे आगे एनर्जी रिच फीड्स में आगे। देन आगे हमारे प्रोटीनिशियस फीड्स जिसमें हाई प्रोटीन है, जिसमें क्रूड प्रोटीन कंटेंट हाई है, राइट। तो हम उसको बात कर देंगे, जैसे हमारे केक्स वगैरह हो गए, इसमें सारे हमारे किसमें आ जाएंगे, हमारे प्रोटीनिशियस फीड्स में आ जाएंगे, गॉट इट। फिर आगे हमारे फॉरेजेस एंड रफेजेस वगैरह। द रफेजेस टर्म किसको डेजिग्नेट की गई, हमने अच्छे से पहले ही पढ़ा, जिसमें कि फाइबर ज़्यादा होता है और एनर्जी कम होती है। ये आप मतलब याद कर लो, अगर आपको नहीं है ना तो पीपीटी अभी स्टॉप करके इसको एक बार दिमाग में बैठा लो, रफेजेस और कंसंट्रेट्स, क्योंकि इससे बारे में डिस्कशंस होती जाएंगी। अगर इस यहाँ पर कंफ्यूज हो गए तो आगे जाके आपको समझ नहीं लगेगा। तो रफेजेस आर जिसमें फाइबर होता है, एनर्जी कम होती है, लेकिन कंसंट्रेट्स इसमें फाइबर कम होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है। रफेजेस हमारी हरे चारे वाली चीज़ें, कंसंट्रेट्स हमारी दाने वाली चीज़ें और केक्स वाली चीज़ें, गॉट इट। ये चीज़ें याद रखनी, दैट्स इट। टेक्निकली यही चीज़ें हैं, राइट। वही आ गया कि रफेजेस में क्या है, हरा चारा है, घास है, हे है, साइलेज है, ये सारी चीज़ें इसमें ही आएंगी, गॉट इट। हे हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हम इसको भी, जैसे साइलेज है, हे है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हे बस आपको याद रखना है, जैसे हमने हरे चारे को पूरा ड्राई कर लिया ना, जैसे हमारा बरसीम लूसन है, इसको पूरा सन ड्राई कर दिया। वैसे तो हमारी बरसीम लूसन में कितना ड्राई मैटर होता है, हमारा ड्राई मैटर उसमें हमारा अराउंड होता है 10-15% ही, बाकी 85% पानी होता है। लेकिन हे क्या है, जब हम उस पाउडर को सुखा के उल्टा कर दें, मतलब उसमें 85% ड्राई मैटर हो जाए और 10-15% हमारा सिर्फ पानी रह जाए, राइट। सुखा के उसको हम हे बोलते हैं, गॉट इट। स्ट्रॉ क्या है, जो हमारा बाय प्रोडक्ट है, जैसे थ्रेशिंग करके, जैसे कि हमारा गेहूं की फसल हो, हमारी चावल की फसल हो, जो उसका स्ट्रॉ बच जाता है हालत वाले, जिसमें छिलका होता है, जैसे यहाँ वो गेहूं और हमारा चावल होता है, उसको छिलके को हम कह देते हैं स्ट्रॉ कह देते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, ये लो डेंसिटी फीड्स होते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज वगैरह सब चीज़ें मौजूद होती हैं, और लिग्निन कंटेंट भी अच्छे से काफ़ी होता है। ये भी डिस्कस करेंगे आगे से। याद रखना कि जैसे हम बात करते हैं ना हमारा लिग्निन कंटेंट, लिग्निन ना हमारा एक एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है, राइट। कि लिग्निन कंटेंट को आप समझ सकते हो कि जैसे एक फेविकोल नहीं होता, फेविकोल सा होता है। जैसे जितना प्लांट में लिग्निन ज़्यादा होगा ना, उतनी हमारे उस पौधे की, उस फॉडर की डिजेस्टिबिलिटी हमारे पशु के पेट में कम हो जाएगी, क्योंकि लिग्निन एक तरह का फेविकोल सा होता है कि जैसे हमने पशु ने खा लिया तो सारी चीज़ों से चिपकी जाएंगी। मतलब अगर चिपकनी शुरू होगी मतलब वो डिजेस्टिबल नहीं हो जाएंगी चीज़, राइट। चिपकना शुरू हो गया मतलब वो चीज़ें डिजेस्टिबल नहीं रहेंगी, इसलिए हमारे पशु में दिक्कत रहेगी। तो लिग्निन कंटेंट खास करके पौधों में जैसे जैसे प्लांट की एजिंग होती जाती है, जैसे मैं आपको बताया था कि चीज़ें जो न्यूट्रिशन कंटेंट है कम होती जाती है, लेकिन लिग्निन कंटेंट बढ़ता जाता है। तो जितना हम मैच्योर प्लांट पशु को डालेंगे मतलब उतना ज़्यादा उसमें लिग्निन कंटेंट है और उसकी डिजेस्टिबिलिटी उस प्लांट की कम हो जाएगी, गॉट इट। कंसंट्रेट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए, किस हिसाब से डिफरेंशिएट है, हमने वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्रूड फाइबर के हिसाब से है और हमारे सेल वॉल कंटेंट के हिसाब से है। और एनर्जी रिच में हमने बात कर ली थी हमारे वो जो हमारी ब्रांड्स वगैरह हैं, हस्क वगैरह हैं, और प्रोटीन रिच के हिसाब से हमने बात करी जो हमारी केक्स वगैरह हैं, करेक्ट। फिर हमारी ना कुछ मेथड्स हैं जिससे हम अपना फैट के एक्सट्रैक्शन कर लें। ये है गनी मेथड, गनी प्रेस्ड मेथड, एक्सपेलर प्रोसेस्ड मेथड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये आप याद रखना, ये पेपर में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब प्रोसेसेस ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन के हिसाब से ना फैट का एस्टिमेट करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं ये आती हैं, गनी मेथड, एक्सपेलर मेथड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। गनी मेथड में क्या है, हम तेल निकाल लेते हैं हमारी सीड्स में से और लेफ्ट ओवर केक कंटेंट्स जिसमें कितना फैट रहता है 8% रह जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है एक्सपेलर प्रोसेस्ड।
ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जहां हम तेल निकाल लेते हैं सीड से, और केक जो निकलता है इसमें कितना फैट रहता है 6%। घनी मेथड में कितना था 8%, इसी केस में कितना फैट है 6%, राइट। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस यूजुअली डीनेचर द प्रोटीन। अब इस मेथड में जैसे हम प्रेस करेंगे तो वो तेल निकलेगा, तो प्रेस करेंगे तो हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से हमारी जो उस केक में जो प्रोटीन होगी वो डीनेचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन में अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएंगी, राइट। नेक्स्ट मेथड है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें हम अपने सीड्स को क्रश करते हैं और लूजली मतलब हम कंटेनर्स में रखते हैं, और बेंजीन ईथर्स वगैरह में हम उसको पर्कुलेट करते हैं, जिसमें हम हीट करके हमारे केक में कितना फैट रहता है 1% ईथर एक्सट्रैक्ट। मतलब सबसे ज़्यादा किसमें रहता है इन द केस ऑफ हमारे घनी मेथड में, देन हमारे एक्सपेलर मेथड में, और लास्ट हमारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में। सो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो, राइट। हीट ट्रीटमेंट्स करनी और भी जरूरी है, क्योंकि हम आगे बात करेंगे एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स के बारे में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नेमिंग देने का तरीका है कि हम प्लांट्स को ना नेम देते हैं इंटरनेशनली, जो हमें होती है हर एक चीज़ की वैरायटी होती है। जैसे कि अब इंडिया है तो इंडिया में अलग अलग वैरायटी है मक्के की, गेहूं की, तो वैरायटीज़ हम डेजिग्नेट करते हैं कुछ नाम के, वो हम एक कोड बन जाता है जो सारे वर्ल्ड में ही उस वैरायटी को हम रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे पिटेंसी हम ले लेते हैं, गॉट इट। हाँ, अब इसमें स्टेजेस की बात करेंगे तो प्लांट्स की स्टेज की अगर बात करें तो प्लांट्स वेजिटेटिव स्टेज में, इलॉन्गेशन स्टेज में होते हैं, 3-4 स्टेजेस हैं। लेट वेजिटेटिव, मतलब इस सारी प्रोसेस में आपको जो बताने की चीज़ बताई गई है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका निचोड़ बता देता हूँ कि निचोड़ इसका यही है कि जैसे जैसे प्लांट की, आप सिंपल भाषा में अच्छे समझ लेना कि जैसे प्लांट की एजिंग होती जाएगी, प्लांट में जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो कम होती जाएगी, पानी कम होता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा, हमारे लिग्निन कंटेंट बढ़ता जाएगा, हमारा ड्राई मैटर बढ़ता जाएगा, हमारा सेलुलोज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्लांट हमारा मैच्योर होता जाएगा, राइट। मिल्क स्टेज में आ गया तो हमारा सीड्स हमारी अच्छे से फॉर्म हो जाएंगी, सॉफ्ट होंगी, लेकिन वो इमेच्योर में होगी। डफ फॉर्म में होंगी तो हमारी सीड्स डफ लाइक कंसिस्टेंसी होगी, राइट। कटिंग की अगर बात करें तो आप 11 पॉइंट पढ़ो, दिस इज इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द केसेस ऑफ बरसीम, लूसन, पेरिनियल ग्रासेस व्हिच आर कट एंड हार्वेस्टेड नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे आज हमने अपनी बरसीम को काट लिया 4-5 दिन में, फिर वो अपनी उसी लेंथ में आ जाएगी, फिर हमने काट लिया फिर उसी लेंथ में, जैसे जैसे कटिंग बढ़ती जाएगी हमारे पशु में हमारे फॉडर की न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। अब आगे हमारी इंटरनेशनल फीडिंग सिस्टम के हिसाब से तो हमने देख लिया कि ड्राई फॉरेजेस हो गए और रफेजेस हो जाएंगे। ड्राई फॉरेजेस जैसे कि हमारा भूसा वगैरह हो गया, रफेजेस वगैरह हमारे जैसे लूसन, बरसीम, राई ग्रास हो गए, पैस्चर्स वगैरह हमारे ग्रासेस हो गए, सारी हमारे अचार हो गए, एनर्जी सप्लीमेंट्स हमारे ग्रेन्स हो गए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमारे खले हो गई, मिनरल्स, विटामिन्स, एडिटिव्स, करेक्ट। अब आ गया हमारे इंटरनेशनल फीड यूनिट। ऑल द इंटरनेशनल फीड डिस्क्रिप्शंस आर लिस्टेड एज अ हैरिस एट ऑल ने डिस्क्राइब किया है। एक जैसे कोई भी हमारा जो फीड डिस्क्रिप्शन है उसको 5 डिजिट का एक नंबर डेजिग्नेट किया जाता है, जिसको हम टैग बताते हैं, जो हमारे सभी न्यूट्रिशन वैल्यू में उसी नाम से उसको पुकारा जाएगा। जैसे कि राइस स्ट्रॉ है, राइस हल्स हैं, पैराग्रास है, मक्के की साइलेज है, ग्राउंडनट केक है, तो ये 5 डिजिट का जैसे अलग से करके हमने बनाया है, तो वो ये इसी नंबर से ही जाना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पेपर में आ सकता है, इसीलिए हम याद मत करना कि रॉय स्ट्रॉ का नंबर क्या है, बस जनरली सिलेबस में है तो हम इसको कवर कर रहे हैं, गॉट इट। अब बात करते हैं कंसंट्रेट इज अ फीड और अ फीड मिक्सचर विच सप्लाइज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दैट इज प्रोटीन, फैट एंड फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स एट हाई बट कंटेन लेस देन 18% क्रूड फाइबर। हमने वही पढ़ा था कि इसमें कंसंट्रेट्स वही है जिसमें हमारा पूरी एनर्जी वगैरह मिलती है, लेकिन फाइबर वगैरह 18% से कम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड प्रोटीन दे आर कंसिडर्ड एज एनर्जी रिच, एंड क्रूड प्रोटीन जब कम होगा, जब 18 से कम होगा तो हम उसको एनर्जी रिच कहते हैं, और जब अगर 18 से ज़्यादा होगा तो हम उसको प्रोटीन रिच कहते हैं, राइट। एनर्जी रिच में हमारे सारे ग्रेन्स आ गए, हमारे मोलासिस पता ना आपको, मोलासिस जैसे कि सीरा, जब शुगर केन का जूस पीते हैं तो जो लेफ्ट ओवर बचा है शुगर केन बकेस, उसको जब बॉयल आउट करते हैं, है ना, वो एक सीरा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं मोलासिस बोलते हैं, और रूट्स वगैरह। Cereal grains are essentially carbohydrates. The main component of dry matter brings starch, which is concentrated in the endosperm. The crude protein content of the grain seed varies between the 8 to 12%. जो ग्रेन्स वगैरह हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, एनर्जी वाले जो ग्रेन्स होते हैं उसमें हमारा मोस्टली जो एनर्जी कंटेंट होता है ना, वो
अब ऑयल की बात करें तो ऑयल मोस्टली हमारे एम्ब्रियोस में मोस्टली प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो फॉर्म में, मतलब उसकी बात करें हमारे फॉडर में तो हाईएस्ट इन द केस ऑफ ओट्स जहाँ की 4 to 6% है, और वीट में हमारा 1 to 2% है। गॉट इट। सीरियल ग्रेन्स आर अनसैचुरेटेड द मेन फैटी एसिड्स बिटवीन बीइंग द लिनोलिक एसिड, राइट, एंड ओलिक एसिड। ये याद रखना, सीरियल ऑयल्स में सबसे ज़्यादा लिनोलिक एंड ओलिक है। हमारे 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड ओलिक एंड अर्कडोनिक वगैरह, राइट, वो भी होते हैं। यहाँ लिनोलिक है, लिनोलेनिक नहीं है, लिनोलिक है बिकॉज ऑफ दिस, मतलब इसकी वजह से सीरियल्स बहुत जल्दी खराब भी हो जाती हैं कि फैट्स, क्योंकि फैट बहुत जल्दी रैंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, राइट। द सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी एंड कैल्शियम बट आर मॉडरेटली रिच इन फॉस्फोरस। ये याद रखना कि सीरियल्स ग्रेन जो भी है ना, हमारे जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, ये मोस्टली हमारे विटामिन डी और कैल्शियम में कम होती है, मतलब ये डेफिशिएंसी होती है, ये याद रखना। पेपर में आगे जाके भी इंपॉर्टेंट है कि सीरियल ग्रेन्स में हमारा विटामिन डी, हमारे कैल्शियम वगैरह बहुत डेफिशिएंट होता है और फॉस्फोरस वगैरह अच्छे से होता है, लाइक, क्योंकि हमें मोस्टली लगता है कि ये तो कॉमन ही चीज़ें हैं, कैल्शियम वगैरह तो होती हैं, लेकिन इसमें खास करके कम होता है, तो ये याद रखना पेपर के हिसाब से। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्के की। मक्का is a most popular palatable grain for all kinds of livestock containing 65% starch and this percent 85 to 90% TDN। पहले तो आप याद रखो कि मक्का, जब भी हम बात करेंगे ना फीड की, तो मक्का सबसे फेवरेट रहा रहता है, क्योंकि मक्के में क्या है, मक्के में स्टार्च कंटेंट 65% है, राइट। अब हमने देखो, जब हम कोई भी फीड बनाते हैं ना, 100 किलो, मैं एग्जांपल ले लो, 100 किलो की फीड ले रहे हैं, तो उसमें हम 40 to 45% हमारा एनर्जी सोर्स रहते हैं और बाकी 30 to 35% हमारे प्रोटीन सोर्सेस रहते हैं और बाकी हमारे ब्रांड्स वगैरह रहते हैं, राइट। अब 40 to 45% जब हमारा जो है एनर्जी के रिच है ना, तो इसमें हम अपने ग्रेन्स रखते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए 40 से 45%। तो एनर्जी के लिए हमने बात की थी कि हमारे जो सभी ग्रेन्स हैं, जैसे कि हमारा मक्का, गेहूँ, बाजरा, बार्ली, ये सभी हमारे कौन से हैं, ग्रेन्स हैं जो हमें डाइट में पशु की चाहिए, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी पूरी हो जाए। अब इसमें क्या आ गया कि मक्का और हमारा गेहूं, इन दोनों में ही ना स्टार्च ज़्यादा होता है। इनफैक्ट जो हमारा गेहूं होता है ना, हमारा व्हीट होता है, इसमें स्टार्च हमारे मक्के से भी ज़्यादा होता है, राइट। लेकिन फिर भी हम अपनी डाइट्स में, डेयरी फार्मिंग में गेहूं को बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इसका क्या रीज़न होना चाहिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना कि बेशक हमारे गेहूं की एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है हमारे मक्के से, लेकिन बात पता क्या है कि जो हमारा गेहूं है ना, जब पशु खाएगा तो एकदम से बॉडी में टूट जाता है। जब एकदम से कोई ग्रेन बॉडी में टूट जाता है ना, तो एकदम से एसिडोसिस बन जाता है, मतलब एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट। जितनी भी मतलब ये खले वगैरह हैं, जब ये आएंगे तो अल्कलाइसिस होगा, हरा चारा ज़्यादा हो जाएगा तो अल्कलोसिस होगा। जितने भी ग्रेन्स बॉडी में एकदम से जगह टूटेंगे ना, तो एसिडोसिस होता है। तो गेहूं में क्या है कि एकदम से बॉडी में गया, बेशक उसमें स्टार्च ज़्यादा था, लेकिन एकदम से बॉडी में गया तो एकदम से एसिडोसिस हो गया, एकदम से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का रश हो गया, राइट। लेकिन वही हमारा जो मक्का है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बेशक इसमें स्टार्च गेहूं से थोड़ा कम है, लेकिन ये बॉडी में एकदम से नहीं टूटता, आराम आराम से टूटता है, जिसकी वजह से बॉडी में हीटिंग इफेक्ट भी नहीं आता और सेकेंडली पशु में एसिडोसिस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। गॉट इट। सो दिस इज द मेन रीज़न कि हम मक्का क्यों यूज़ करते हैं। मक्के और गेहूँ का ना बहुत कंपेरिजन चलता रहता है। तो जैसे हम डाइट्स बना रहे हैं, तो हम जैसे सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में ज़रूरी नहीं है कि 40-45% हम अपने मक्का ही रखना है। हम ये भी कर सकते हैं कि 20-25% हम मक्का रख दें और गर्मियों की केसेस, सर्दियों के केसेस में हम थोड़ा सा 15-20 किलो हम बाजरा डाल दें, क्योंकि बाजरे की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो सर्दियों के केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के केसेस में क्या कर सकते हैं, मक्का तो डालते ही डालते हैं, लेकिन साथ में हम बार्ले डाल दें, जौ डाल दें, जिसकी जो तासीर है थोड़ी ठंडी होती है। तो मौसम के हिसाब से फॉर्मुलेशन को चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस हिसाब से हम इसको आगे डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये आपको बताना जरूरी है कि मक्का स्टेपल है, मक्का हमें रखना ही पड़ेगा। ऐसी कोई डाइट जल्दी नहीं बन पाएगी, सस्ती नहीं बनेगी, किफ़ायती नहीं बनेगी अगर मक्का नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मक्का हमें सस्ता भी पड़ता है और एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें अच्छी एनर्जी, अच्छा स्टार्च कंटेंट, अच्छा अच्छी TDN वैल्यू है, राइट, और पैलेटेबल भी बड़ा अच्छा है, राइट, और ईजिली मिल भी जाता है, रेट भी सस्ता होता है। तो मक्के बहुत कॉमन है जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी डाइट्स में, राइट। अब इसमें प्रोटीन भी होती है, प्रोटीन 10% ही है, वो कम ही है, मतलब 9-9.5 में होती है। एंड डेफिशिएंट होता है किसमें, ट्रिप्टोफेन में और लाइसिन में, राइट। तो मक्का
खास करके इन 2 अमाइनो एसिड में डेफिशिएंट होता है। तो आप इसको याद रख सकते हो हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स आर डेफिशिएंट इन द केस ऑफ कॉर्न, दैट आर ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। ये याद रखना। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट, मतलब जो मक्के में प्रोटीन होती है वो है हमारी जीन, ये याद रखना, जो हमारे एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म पार्ट होता है कॉर्न का, उसमें मौजूद होगी। दूसरी प्रोटीन है हमारी मेज ग्लूटन, राइट, जो हमारे एंडोस्पर्म में नहीं आगे जाके प्रेजेंट होगी, राइट। तो जैसे ग्लूटन कंटेंट है ना, वो तो हम होगा ही होगा, ग्लूटन हमारी प्रोटीन ही होती है। तो आप याद रखना कि मेज, जीन एंड ग्लूटन आर द 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ मक्का। गॉट इट। एंड गुड सोर्स ऑफ किसके किसके ये गुड सोर्सेस हैं हमारे, इसमें जो हम बात करेंगे, जो ये प्रोटीन सोर्सेस हैं एंडोस्पर्म वाली, इसमें नहीं, हमारे जो जर्म फाइल है वो अच्छी सोर्स देते हैं हमारे लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, नॉट एंडोस्पर्म, राइट। येलो मेज हैज एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ कैरोटीन, मेज इज एक्सट्रीमली लो इन कैल्शियम, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और डेफिशिएंट इन विटामिन B12 में भी होते हैं, और फॉस्फोरस का ओके अमाउंट होता है, राइट। तो मेज़ को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जितनी भी डाइट आ जाएंगे, हमारी चाहे डेयरी फार्मिंग की बात आ जाए, चाहे हमारी पिग फार्मिंग की बात आ जाए, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग की बात आ जाए, तो मेज़ इज़ वेरी स्टेपल, सभी में यूज़ होता है, तो हमने याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा बार्ले, जिसको हम जौ बोलते हैं, राइट। ये जौ ना बहुत पैलेटेबल होते हैं, फाइब्रस होते हैं, ये हमारे हॉर्सेस में बहुत यूज़ होते हैं। इसमें फाइबर कितना है, 7% है। बार्ले मतलब खास करके सभी में यूज़ हो जाता है, क्योंकि ठंडी तासीर का होता है, चलो स्टार्च वैल्यू इससे कम होगी, लेकिन इसकी फाइबर बड़ा अच्छा होता है, तो हॉर्सेस में बड़े अच्छे से यूज़ होता है, पिग्स में बहुत बहुत अच्छे से यूज़ होता है। प्रोटीन वैल्यू इसमें 8 से 12% तक प्रोटीन होती है, राइट। बार्ले कैन यूज टू रिप्लेस मक्का, ये मक्के में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने मक्का नहीं सभी जगह पूरा रखना है, क्योंकि मक्के को अगर रिप्लेस करना पड़े थोड़ा ना, तो हम इसको कर सकते हैं। अगर फैटनिंग एनिमल्स करने हो, राइट, फैट वगैरह प्रोवाइड करनी हो, मतलब परफॉर्मेंस ना कम करनी हो, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किस फॉर्म में, स्टीम रोल्ड या फ्लिक्ड फॉर्म में, कोस्टली ग्राउंड में, किस हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खास करके सर्दियों गर्मियों के में काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसको जौ भी बोलते हैं, गॉट इट। फिर आगे हमारे ओट्स। ओट्स ये क्या है, ओट्स आर हायर इन क्रूड फाइबर, मतलब जैसे हमारे मक्के में तो क्रूड फाइबर जो है 6 से 7% ही है, लेकिन ओट्स हमारे में फाइबर बहुत ज़्यादा है, 10 से लेकर 18% तक। तो ये मोस्टली स्टीम रोल्ड होते हैं, मतलब ओट्स की जो प्रोसेस करते हैं, स्टीम रोल्ड करते हैं, वो यूज़ करते हैं। ये सभी एनिमल्स में यूज़ कर सकते हैं। हाई फाइबर की वजह से हम इसको पिग्स और पोल्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं, राइट। नहीं तो डायरिया लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन द केस ऑफ पिग्स एंड पोल्ट्री, राइट। तो हम इसमें यूज़ नहीं करते। यूजुअली ये 25% से ज़्यादा हम अपने पिग्स के डाइट में नहीं यूज़ कर सकते, और पोल्ट्री केस में 30% तक ही यूज़ कर सकते हैं, गॉट इट। आई एम टेलिंग अबाउट एनर्जी कंटेंट के हिसाब से, पूरी डाइट में नहीं, एनर्जी के सोर्सेज के हिसाब से, कि हम 25% तक हमारे पिग्स के यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, और पोल्ट्री केस में 30% तक हम अपने राशन में इंक्लूड कर सकते हैं, गॉट इट। सॉर्गम ग्रेन्स आर स्लाइटली हायर इन, फिर हम बात करेंगे सॉर्गम की। सॉर्गम जो है हमारी प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, और ऑयल इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू मक्का के हिसाब से। जो ग्रेन्स है द ग्राउंड बिफोर द फीडिंग टू ऑल क्लास ऑफ लाइफ स्टॉक्स, व्हेन सॉर्गम ग्रेन्स रिप्लेस येलो ग्रेन इट शुड बी सप्लीमेंटेड द ग्रीन फीड। अब जब हम अपने मक्के की जगह पे सॉर्गम डालें ना, तो हमने ये जरूर इंश्योर करना है कि साथ में कोई ना कोई हरा चारा जा रहा है, राइट, ग्रीन फीड जा रही है, क्योंकि कैरोटीन कंटेंट कम हो जाता है। जो मतलब हमारे मक्का अगर कम कर दिया तो कैरोटीन कंटेंट कम हो गया, उसको पूरा करने के लिए हमें साथ में ग्रीन फीड रखनी पड़ेगी, राइट। अब हम बात करेंगे साथ में हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के बारे में, दैट इज बाजरा। ये सारे हम एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे हैं, राइट। मक्का, ओट्स, बार्ले, सॉर्गम, ये बाजरा सारी एनर्जी सोर्सेज हैं। बाजरा भी हमारा एक बड़ा अच्छा सोर्स है, राइट। बाजरा फिर मैंने आपको बताया कि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो इसलिए हम इसको सर्दियों में यूज़ करते हैं, राइट। क्रूड प्रोटीन लेवल इसमें 8 से 12% होता है, और ये हमारा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सॉर्गम से बहुत रिजेंबल होती है, और इसमें टैनिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। टैनिन्स भी एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर हैं, जो हम आगे जाके क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो बाजरा में ज़्यादा होते हैं टैनिन्स, राइट। अब बायो प्रोडक्ट्स की बात करें ना, बायो प्रोडक्ट्स में जैसे कि हमारा जैसे चावल है, चावल का जो उतली परत निकलेगी, गेहूं की उतली परत निकलेगी, उसको हम ब्रैन बोलते हैं, चोकर है ना, चोकर वगैरह जो आपको नॉर्मल लैंग्वेज में पता होगा, राइट। तो जो हमारा जैसे गेहूं आ गया या हमारा चावल आ गया, इसकी जो साइड वाली लेयर होगी ना, ऊपर वाली लेयर होगी, कोटिंग होगी, उसको जो रिमूव करेंगे वो हो गया हमारा ब्रैंस हो गया। ब्रैंस में क्या होता है, प्रोटीन अच्छा होता है, फॉस्फोरस बड़ा अच्छा होता है, आपने
आगे पढ़ी होगी ना, हैग बिग हेड डिजीज, तो वो हॉर्सेस में बड़ी कॉमन है। वो जब हम ज़्यादा चोकर डाल दें ना हॉर्सेस में तो उसका सर बड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो ब्रांड्स की वजह से है। तो ब्रांड्स आर वेरी गुड सोर्स इन द सोर्स ऑफ, मतलब प्रोटीन अच्छा है इसमें 14% डिसेंट एज कम्पेयर टू एनर्जी सोर्सेज, और फाइबर इसमें 14% से कम होता है, राइट। प्रोटीन 18 से वही 8 से 18% तक, तो हम याद रख सकते हैं कि ये गुड सोर्स है हमारे अलग अलग मिनरल के हिसाब से, हमारे लेग्जेटिव फैक्ट्री के हिसाब से ये अच्छे हैं, राइट। फ्लोर कंटेंट, फ्लोर मतलब आटा आ गया, राइट। हमने जैसे मक्के का आटा हो गया, गेहूं का आटा हो गया, तो हम यूज़ करते हैं इसको, जैसे प्रोटीन कंटेंट वेरी कर सकती है, राइट। तो जर्म क्या है, जो एम्ब्रियो है, जो सीड्स का जो एम्ब्रियो फॉर्म है, उसमें कितना प्रोटीन है, 25% तक, 7% तक फैट होती है। ग्लूटेन क्या है, व्हेन द मेज फ्लोर इज वॉश टू रिमूव द स्टार्च एज अ टफ एंड दिस इज नोन एज ग्लूटेन। जब मेज फ्लोर में से हमने स्टार्च निकाल दिया, मतलब एनर्जी निकाल दी, तो क्या बचा, प्रोटीन बची, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लूटेन प्रोटीन बोलते हैं, राइट। ग्लूटेन फीड इज जनरली नॉट फैट टू द नॉन ह्यूमनेट्स ड्यू टू बल्किंगनेस एंड द पुअर क्वालिटी प्रोटीन एंड अनपल्टेबिलिटी, राइट। जो हम ज़्यादातर हम अपने ह्यूमनेट्स को नहीं बताते क्योंकि ये क्वालिटी की अच्छी नहीं होती। हम मोस्टली हम ह्यूमन्स में देखते हैं कि ग्लूटेन एलर्जिक होते हैं, क्योंकि ग्लूटेन वगैरह जो है ज़्यादा ही एनिमल के लिए एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मानी जाती है, राइट। तो क्रूड प्रोटीन कितना रहता है इसमें, 25 से 45% है, और 45% मतलब फाइबर हमारा 4 से 18% है। बेशक इसमें क्रूड प्रोटीन अच्छी है, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गॉट इट। मार्ट स्प्राउट, मार्ट स्प्राउट एक अच्छी चीज़ है यार। आजकल जो फीड इंडस्ट्री है मार्ट स्प्राउट का बहुत यूज़ कर रहे हैं। मार्ट स्प्राउट में हमारे स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, हमारे बार्ले के स्प्राउट्स, जो मतलब स्प्राउट निकाल लेते हैं ना माल्ट के, जैसे कि मक्के के हो गए, बार्ले के अलग अलग के स्प्राउट्स निकाल सकते हैं। तो दीज आर एज अ मतलब बाई प्रोडक्ट्स लिक्विड इंडस्ट्री के, जब शराब बन रही है तो उसका बाई प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा बार्ले का, इस हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद ही साथ में हमारा आता है मील, राइट। मील जैसे कि नॉर्मली जैसे आटा है ना, हम बात करते हैं जैसे हमारा फ्लोर है, राइट। इसका जो मतलब साइज थोड़ा मोटा होगा ना, इसका हम मील बोलते हैं, राइट। जैसे सोयाबीन मील आता है, ओट मील आता है, कॉर्न मील आता है, राइट। इनमें भी क्या है, प्रोटीन कंटेंट भी ठीक होता है, डिसेंट होता है, और फाइबर कंटेंट भी इसमें अराउंड सेम लेवल के होते हैं अराउंड, राइट। तो उस हिसाब से देन हमारी मिडलिंग्स, राइट। मिडलिंग्स का ना बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट। ये फ्लोर मिल्क का ही बाय प्रोडक्ट है, जिसमें मोस्टली क्या है, ब्रैन है, जो चोकर बोलते हैं, एंडोस्पर्म में अंदरला पार्ट है, और जर्म है जो अंदरली लेयर है, राइट। वो ये तीन पार्ट्स जब कंबाइन हो जाए, ब्रैन, एंडोस्पर्म एंड जर्म, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, मिडलिंग्स बनाते हैं, जिसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, 15 से 20%, फाइबर कंटेंट कितना है, 4 to 8%, राइट। मिडलिंग्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, आप पेपर में आएगा। ये फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री का एक कंटेंट है, ब्रैन एंडोस्पर्म एंड जर्म का, सो मिडलिंग इसको कहते हैं। और सीपी कंटेंट इसमें 15 से 20% है, और फाइबर कंटेंट 4 to 8% है, गॉट इट। देयर इज पॉलिशिंग, जो राइस का बाय प्रोडक्ट बचता है ना, जो मतलब कैरनल्स को तोड़ के जो बाजी बनती है, उसको हम बोलते हैं पॉलिशिंग बोलते हैं। हल क्या है, आउटर कवरिंग, जो दाने की आउटर कवरिंग है उसको हम हल बोलते हैं, राइट। एंड उसमें कितनी प्रोटीन है, 10 to 15% प्रोटीन है, 12% फैट है, क्रूड फाइबर 3 से 4% है, राइट। तो ये एनर्जी का सोर्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स है। और ये सभी एनिमल्स में पॉलिशिंग वगैरह ना, जो राइस पॉलिश वगैरह है, सभी एनिमल्स की फीड में बड़ी अच्छे से मात्रा से मिलती है, क्योंकि इसमें फैट बड़ा अच्छा मिल रहा है हमें, प्रोटीन भी अच्छी मिल रही है, और फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी मिल रहा है, राइट। So this can be included, right? Next is molasses. Molasses बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आजकल डेयरी इंडस्ट्री में मोलासेस बहुत यूज हो रहे हैं। मोलासेस आपने सिंपली समझना, सीरा, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे हमने शुगर केन को ज्यादा पका के ना, शुगर जो हमारा शुगर जूस ज्यादा पका ले, उसको मतलब इंटेंस फॉर्म में कर ले, कंडेंस कर ले जाता है ना, तो वो ये मोलासेस बनता है, राइट। मोलासेस में 3% प्रोटीन है, 10% हमारा ऐश है, और इसमें मिनरल्स बड़े अच्छी मात्रा में होते हैं, राइट। इसमें पोटेशियम बहुत, ये मतलब कटाइंस बहुत ज्यादा, कटाइंस जैसे पोटेशियम, सोडियम, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इसमें फास्फोरस एक ऐसा मिनरल है जो बिल्कुल नहीं होता, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज डेफिशिएंट इन द केस ऑफ मोलासेस, दैट इज फास्फोरस। इसमें नायासिन, पेंटोथेनिक एसिड, जो हमारे विटामिन हैं B2 और B3 B5, ये अच्छी मात्रा में होते हैं। ये सभी डाइट्स में अच्छे से पड़ती है, कैटल, बफलो, शीप, गोट वगैरह सब में डाल सकते हैं। मोलासेस क्या है, मोलासेस एक तरह से इट इज, मतलब पता है शुगर केन से आया, शुगर केन मतलब एनर्जी आ रहा है, राइट। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, मतलब इंस्टेंट एनर्जी। लाइक लेट अस से कोई एनिमल कीटोसिस में है, एनर्जी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में, तो मोलासेस देंगे तो एकदम से अच्छी एनर्जी आएगी।
नेक्स्ट ये डाइट्स पे ऐसे ही पड़ता है कि इसकी पैलेटेबिलिटी, कोई भी डाइट हो, कोई भी हमारा हो ना फीड किसी तरह की, उसकी पैलेटेबिलिटी को बड़ा अच्छे से इंप्रूव कर देता है और ये खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। जैसे एनिमल्स विल टेक इट एज अ ट्रीट, एज अ, जैसे हम लेते हैं ना कोई स्वीट डिश हो तो मोलासेस उनके लिए वैसे होता है। तो पेट का जो एनवायरनमेंट है, जो एक पाचन शक्ति होती है ना, इसको इम्प्रूव करता है। और नॉर्मली आजकल तो यूएमएमबी ब्रिक्स आती है, यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक्स आते हैं ना, उसमें मोलासेस काफी होता है, राइट। उसमें मोलासेस भी होता है, यूरिया भी होता है, मतलब एनर्जी भी दे रही है, साथ में प्रोटीन भी दे रही है, राइट। तो ये काफी यूज हो रहा है इंडस्ट्रीज में। 7 किलो तक हम डाल सकते हैं अपनी फीड में, अगर 100 किलो की फीड बना रहे हैं तो दैट इज गुड सोर्स ऑफ लाइक अ गुड एनर्जी, राइट। बस इसको ड्राई फीड हम नहीं डालते, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ड्राई फीड में क्या क्या करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, रूट्स एंड ट्यूबर्स। रूट क्रॉप कंसिस्ट्स ऑफ द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स। पता है आपको कि रूट क्रॉप क्या है, कि जो हमारे प्लांट्स हमने हार्वेस्ट कर लिए उसके जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं, राइट। जैसे कि हमारे जो हो गया जिसको हमारी गाजर होगी, कैरेट्स हो गया, मूली होगी, टर्निप्स होगी, जो अंदर मतलब जमीन के बनते हैं उसको हम रूट क्रॉप्स में बोलते हैं। रूट कंटेन सुक्रोज, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने फ्रक्टोज हमारा मिल्क, फ्रक्टोज हमारा फ्रूट शुगर है, तो रूट्स जो होती है ना प्लांट्स की, उसमें सुक्रोज होती है जो टेबल शुगर होती है, इस फॉर्म में ही होती है। ट्यूबर्स में स्टार्च या फ्रुक्टोज फॉर्म में होती है, तो आपने ये याद रखना है। रूट्स एंड ट्यूबर्स ये कॉमनली यूज होते हैं हमारी फीड, मतलब एनिमल्स के फीड स्टॉक में। जैसे कि ज्यादा मौसम हो, ज्यादा हमारे पास हो तो हम पशु ये जा सकते हैं, इसमें मॉइस्चर कंटेंट 80-90% है। कसावा ट्यूबर्स बहुत कॉमन है। कसावा ट्यूबर में एक एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है HCN, जो बहुत कॉमन है, जिसकी लिन मैरिन है, जो HCN सिक्रीट करता है गैस, हाइड्रोजन साइनाइड, बहुत ही जहरीली होती है, तो ये इसका एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है। ओके, देन अगर हमारा प्रोटीन रिच हमारी कंसंट्रेट्स वही होगी जिसमें प्रोटीन कंटेंट 18% से ज्यादा होगी। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देन एनर्जी। हाँ, जब भी हम बात करेंगे ना फीड इंडस्ट्री, पीछे आपने देखा होगा कि फीड इंडस्ट्री में खास करके जो हमारा जो प्राइसिंग है, जब भी बात करें प्राइसिंग की, तो हमारे प्रोटीन कंटेंट्स की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा आती है, राइट। प्रोटीन कंटेंट्स की ज़्यादा होगी, महंगा होगी। जैसे कि कोविड का टाइम आया था तो आपने सभी देखा था कि सोयाबीन मील है जो ना, सोयाबीन मील का प्राइस बड़ा बढ़ गया था। अराउंड जो अभी सोयाबीन का मील अगर 50 to 55 60 रुपीज़ होगा, तो मतलब जब कोविड आ गया तो इसका प्राइस 90 110 तक चला गया था। तो ये फीड्स की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मोस्टली डिपेंड करता है प्रोटीन कंटेंट में। क्योंकि अब जब हम बनाते हैं ना, एनिमल फीड बनाते हैं, खास करके हम बात करें लेटा से हमारी डेयरी फार्मिंग में, राइट, डेयरी फीड बनाते हैं, तो हम नॉन वेजिटेरियन सोर्स तो कोई यूज़ ही नहीं कर सकते, ना फ्लोर फिश मिल यूज़ कर सकते हैं, ना हम अपना कोई एमबीएम यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू स्ट्रिक्टली यूज फॉर द हमारे वेजिटेबल सोर्सेज वाली प्रोटीन, जैसे कि हमारा सोयाबीन मील हो गया, मस्टर्ड केक हो गया, है ना, ये चीज़ें होना, है ना। बट सोयाबीन मील बहुत महंगी हो जाती है। सोयाबीन मील थोड़ा सा इसलिए क्योंकि सोयाबीन मील सबसे उत्तम, मतलब सोयाबीन का केक जो होता है ना, सोयाबीन की डीओसी सबसे उत्तम क्वालिटी का ये प्रोटीन होती है। जितने भी केक्स हैं सबसे अच्छी वाली ये प्रोटीन होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली जो हमारे वेजिटेबल बेस्ड है, राइट, प्लांट बेस्ड जो हमारी जो प्रोटीन कंटेंट है। वैसे तो चलो एमबीएम अच्छी है, फिश मिल अच्छी है, बट हमारे प्रोटीन मतलब वेजिटेबल या प्लांट बेस्ड देखें तो सोयाबीन सबसे उत्तम है। तो जब इसके प्राइसिंग जितनी भी फीड्स होंगी ना, क्योंकि मक्के का प्राइस आपको पता है सेम ही रहता है सारा साल ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, तो जितना भी फीड का ऊपर नीचे प्राइसिंग होता है, इट इज़ मोस्टली जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन कंटेंट्स, राइट। अब इसी चक्कर में आपको पता है कि यूरिया मतलब हम अपनी फीड्स में 1% तक डाल सकते हैं, मतलब 100 किलो में 1 किलो हम यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन कंपनीज आजकल क्या कर रही हैं, फीड कंपनीज, वो यूरिया कंटेंट ज़्यादा डाल रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका प्राइसिंग कम हो रहा है, राइट। बट ओवरऑल एनिमल की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है जब हम यूरिया ज़्यादा डालना शुरू कर देते हैं। वो अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारी आने वाले टाइम में। बस एक आपका एक मैं बेस लेयर बना रहा हूँ आपके दिमाग में क्या 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 मतलब चीज़ें हैं, उनको हम अच्छे से एक एक परत खोलेंगे हर एक चीज़ की। यूरिया का अलग से टॉपिक आएगा, साइलेज का अलग से टॉपिक आएगा, बट दीज आर जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू ऑल यू, राइट। नेक्स्ट, प्राइमरी फंक्शन क्या है प्रोटीन का, टू अमाइनो एसिड्स। आपको पता ही है कि हमारी जो भी प्रोटीन कंटेंट्स हैं अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो वो अमाइनो एसिड्स हमारी जुड़ जुड़ के एक प्रोटीन बनाएंगी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन प्रिकर्सर बन जाएगा, क्योंकि हमारे र्यूमिनेंट्स में, ह्यूमन में माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है, तो उसके लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड कौन करता है, हमारा प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। गॉट इट। प्रोटीन सप्लीमेंट्स में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ रीजन, लाइक प्लांट प्रोटीन होनी हो सकती है, एनिमल प्रोटीन हो सकती है, एनपीएन हो सकती है, सिंगल सेल प्रोटीन हो सकती है, राइट। तो मोस्टली हमारी जो डाइट्स में यूज होता है फॉर्मुलेशंस की, वो प्लांट प्रोटीन होती है, एनिमल प्रोटीन होती है। गॉट इट।
अब प्लांट प्रोटीन का जो हमने देखे थे ऑयल सीड जो मील्स होती हैं, ऑयल कैसे निकालते हैं, वो हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर फिर आ गया है गनी, एक्सपेलर, सॉल्वेंट मेथड्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको पेपर में ये चीज़ें आती हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द केक्स। तो ऑयल सीड्स में से कौन कौन से मेथड हैं, गनी, एक्सपेलर एंड सॉल्वेंट। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड लाइक दिस, उस हिसाब से। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर में बड़ी कॉमन है, राइट। इन सभी मेथड्स में से हमारा गनी मेथड जो प्रेस करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा निकलता है। हमने पढ़ा था ना पीछे 8% तक, राइट। हमारे एक्सपेलर में से 6% तक, सॉल्वेंट में से हमारा 1% तक। तो सबसे ज़्यादा किसमें से निकलता है फैट, हमारे गनी मेथड से, दैट इज अराउंड 8% तक, आपने याद रखना है, राइट। सो ऑयल सीड्स के सभी में क्या है, अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है ना। जो भी हमारी नाइट्रोजन होती है ना, अबाउट 95% ऑफ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज अ ट्रू प्रोटीन। मतलब बाकी तो हमारी एनपीएन वगैरह हो जाती है ना, जैसे हमारे सोर्स कर रही हैं अमाइड्स, अमाइंस या यूरिया वगैरह, वो इस हिसाब से। सर्टनली दे आर द पुअर क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोटीन सच एज fish meal, meat meal, milk and egg. Proteins of oil seeds have the low glutamic acid, cysteine and प्रोटीन जो ऑयल सीड्स केक से आएंगी उसमें ग्लूटामिक एसिड कम होगा, सिस्टीन कम होगा, मेथिओनिन कम होगा और लाइसिन कम होगा। ये सारे हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, राइट। तो ये सारे अमाइनो एसिड्स हमारे कम होते हैं प्रोटीन जो हमारे ऑयल सीड्स केक्स में, जितने भी हमारी खलें हैं, राइट। तो हमारी खलों में फॉस्फोरस कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कैल्शियम कंटेंट बड़ा कम होता है, ये याद रखना। फॉस्फोरस कंटेंट इज हायर इन द केस ऑफ हमारे ऑयल सीड्स केस में, है ना। इसमें ज़्यादा है, लेकिन हमने वो याद किया था मोलेसिस में फॉस्फोरस सबसे कम होता है। तो इस हिसाब से कंपैरिजन याद करना आपको ईजी हो जाएगा। आई नो कि ये क्लास मोस्टली हम ले रहे हैं बीवीएससी स्टूडेंट्स के लिए, बट अल्टीमेटली आप सभी को ही पास करके यू हैव टू गो टू एंड प्रिपेयर फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द वेटनरी ऑफिसर्स एग्जाम, वेटनरी सर्जरी एग्जाम्स, यूपीएससी के लिए या नेवी के लिए, राइट। तो उस हिसाब से तैयारी करो यार। ये कोचिंग्स लेने का मतलब, सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये कोचिंग्स लेने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको मैं क्योंकि आई हैव गॉन टू ऑल दैट प्रोसेसेस ऑफ बीवीएससी, एमवीएससी, देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो आई हैव लाइक अ ब्रॉडर विजन। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें साथ साथ में नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये टॉपिक्स आपको आगे जाके बहुत यूज़फुल होंगे। एक छोटी सी हर एक सब्जेक्ट्स की कोई भी कॉपी बना लो जिसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें, क्योंकि जब पेपर आ जाएगा 5 साल बड़ी जल्दी निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा 5.5 साल जितना भी टाइम आपकी जो डिग्री है। देन इनिशियली जस्ट आप एकदम से उसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वाले जो नोट्स अब बनेंगे ना, ये आगे जाके नहीं फिर बन पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना अच्छा टाइम है ना, हम आराम से एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं, राइट। फिर जब पेपर आ जाएगा फिर हम एक एक दिन देते हैं एक सब्जेक्ट को, राइट। सो अभी से अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छे से आई वुड से याद करके समझ के चीज़ें पढ़ो। कोई क्यूरी आती है एंड वी पीपल आर ऑलवेज देयर, कोई क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर होता तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, राइट। बट जितना भी पढ़ना है यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, इस हिसाब से पढ़ना है, राइट। मेरा तो आप सभी के लिए यही होगा कि जितना भी आप पढ़ोगे ना, बस डीपली जगह पढ़ना, जितनी भी डाउट्स हैं जस्ट क्लियर इट राइट नाउ, राइट। मतलब कि आगे जाके आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, राइट। देन हाई टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द एक्सपेलर प्रोसेस में रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ डिजेस्टिबिलिटी। ज़्यादा प्रेशर रखेंगे एक्सपेलर प्रोसेस का, हमने पता ना 3 मेथड्स हैं, गनी, एक्सपेलर एंड सॉल्वेंट। एक्सपेलर मेथड में अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे, प्रेशर भी ज़्यादा कर देंगे, तो इसकी वजह से क्या डिजेस्टिबिलिटी हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे प्रोटीन्स की, और डीनेचुरेशन भी हमारे प्रोटीन्स की वजह से, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे जो डाइट है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, राइट। डीनेचुरेशन की वजह से ना बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारी जो प्रोटीन्स होगी उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी कम हो जाएगी, जो हमारे लिए बहुत एक दिक्कत की बात है, क्योंकि पशु को हम इतनी महंगी खलें खिला रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली इसकी डिजेस्टिबिलिटी नहीं हुई, अंदर जाकर डिग्रेडेबिलिटी नहीं हुई, रिमन में फर्मेंटेशन हुई, तो क्या फायदा हुआ अगर वो फीसिस में बाहर आ गई, राइट। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चलो डीनेचर तो होती है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जैसे एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स है ना, वो भी मर जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, राइट। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से बहुत सारे जो डिलीटोरियस इफेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि ऑयल सीड्स केक में, जैसे कि कॉटन सीड केक है, इसमें एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है गॉसिपॉल, जो अच्छे से हम आगे जाके फिर पढ़ेंगे। तो गॉसिपॉल को अगर डिलीट करना है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से अगर करेंगे तो ये डिलीट हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारे ग्राउंडनट मील। ग्राउंडनट मील हमारा मूंगफली की खल, राइट। ये भी हमारी फीड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से यूज़ होती है, और इसमें भी प्रोटीन कंटेंट अराउंड 45%, 45% इसमें प्रोटीन है, 10% इसमें ऑयल है। इट इज़ वन ऑफ द
गुड सोर्स, मतलब सोयाबीन जैसी है ना, मतलब उतनी तो नहीं लेकिन उससे कंपैरेटिवली मतलब इतनी कम भी नहीं है, लेकिन अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये हमारी पोल्ट्री में, हमारे स्वाइन में, इनफैक्ट डेयरी में भी अच्छी मात्रा में यूज़ होती है, राइट। बट इसमें ये है कि ग्राउंडनट केक में ना अफ्लाटॉक्सिन के बड़े चांसेस हो जाते हैं, राइट, खास करके एस्परजिलस फ्लेवर्स के, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये गलत हो जाती है, फीड ट्रांसिडिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स में जैसे लेटेस्ट है डेयरी सेक्टर में मेस्टाइटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी अफ्लाटॉक्सिन आएगा मेस्टाइटिस विल इवेंचुअली विल बी देयर, राइट। तो इसको स्टोरेज का मेन दिक्कत है। अगर हम स्टोर अच्छे से कर लें फिर कोई बात नहीं, फिर जितना मर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टोरेज प्रोसेस अच्छी नहीं हुई हमारी, देन हम इसको फिर जल्दी रेंसिड हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ग्राउंडनट मील केक इट्स अ वन ऑफ द गुड टाइप ऑफ केक विच वी कैन बी यूज इन पोल्ट्री, डेयरी एज वेल एज स्वाइन इंडस्ट्री, राइट। प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है और इसकी माइनर एसिड प्रोफाइल भी अच्छी है, राइट। नेक्स्ट हमारा लिनसीड मील, जो तिल का जो हमारा जो आता है ना, खल आती है, वो है। ये किससे निकलती है? हमारी फ्लैक्स सीड्स, जो हमारी अलसी होती है ना, जो हम यूज़ करते हैं, खास करके अलसी विंटर सीजन में हम जिसको हम भुन के अपने घर पे यूज़ भी करते हैं, विच इज़ वेरी गुड इन ओमेगा 3 एंड प्रोटीन कंटेंट। तो इसका केक तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि इसमें अच्छा ओमेगा 3 वगैरह है, राइट। तो इसमें कितना प्रोटीन कंटेंट 35% तक इसमें प्रोटीन होती है, फाइबर कंटेंट भी इसमें अच्छा होता है, 8% तक होता है, म्यूसली जिसमें 3 to 10% होता है, राइट। तो इसमें इसके सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये ह्यूमन में काफ़ी टाइम तक रहती है, ताकि माइक्रोबियल जो फर्मेंटेशन होगी ह्यूमन में वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, राइट। तो इसकी ये सबसे प्लस पॉइंट है। प्रोटीन आपको पता चल गया है। इसमें जो एक हमारा एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है वो लिनमैरिन होता है, ये भी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर पढ़ेंगे, तो ये अच्छे से हम उस टाइम लिखेंगे भी साइड राइट में। इसमें नॉर्मली हम कैसे कर सकते हैं, इसको सोकिंग करके जब हम इसको भिगो दें तो हम इसकी जो टॉक्सिसिटी है, जो इसका कंटेंट्स है, उसको कम कर सकते हैं, राइट। डीसीबी इसमें कितनी है? 30%। आपको पता ही है कि 35% प्रोटीन है तो डीसीबी कम हो जाएगी, आपको पता ही है। टीडीएन इसमें 65 के अराउंड है। गॉट इट। नेक्स्ट आ गया हमारा जी मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक जो कि हमारा स्टेपल है, मतलब पंजाब हरियाणा में तो बहुत काफ़ी है, सरसों की जो खल होती है, राइट। ये भी, इसमें भी प्रोटीन कंटेंट 35 से 40% तक प्रोटीन कंटेंट होता है। डीसीपी इसमें 27% है, टीडीएन वैल्यू भी इसमें अच्छी है, और ये काफ़ी यूज़ होता है मतलब हमारी डेयरी इंडस्ट्री में। बट जो अगर मैं बात करूं पंजाब हरियाणा साइड में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बाकी स्टेट्स में बहुत कम होता है, राइट। तो इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जैसे कि आई वुड से इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी ख़राब भी नहीं है, मगर हमारे पास और कुछ नहीं है, ये सस्ता भी पड़ जाता है हमें, राइट। इसका सरसों का तेल जब निकालते हैं तो ये केक बचता है ना, वो हम अपने पशुओं को डाल सकते हैं। खास करके जो भैंसें हैं वो अच्छे से इसको खा लेती हैं, खास मतलब, लेकिन कैटल, गायें वगैरह इसमें खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से एनिमल इसको इतना पसंद नहीं करते। लेकिन भैंसों में ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है, तो उस हिसाब में उसमें कॉमन है, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉटन सीड केक, जिसको हम बड़े में बोलते हैं, बिनोला बोलते हैं, राइट। ये बहुत अच्छा सोर्स प्रोटीन का है, राइट। लेकिन इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है लगभग अराउंड 45%, 40 to 45% इसमें प्रोटीन होती है। इसमें कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स कम होती हैं? सिस्टीन, मिथेनिन और हमारे लाइसिन, ये याद रखना। ये केक हमारा पिग में, पोल्ट्री में अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, डेयरी में भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, राइट। जब भी हमारा पशु जैसे सर्दी का मौसम है ना, उस टाइम हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में दिस इज़ नॉट मच फेवरेबल इन द केस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, बिकॉज डेयरी में जैसे HF है, हॉल्स्टीन फ्रिशियन है, उनमें दिक्कत आ जाती है, राइट। तो हम यूज़ नहीं करते इसमें, राइट। इसमें सबसे जो बड़ा एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है, जो हमने बात की थी, गॉसिपॉल, राइट। वो ज़्यादातर पता क्या करता है, गॉसिपॉल, जैसे अब हमें पता ही है कि गॉसिपॉल एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है, लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं कि अपनी फीड में डालते ही नहीं है। तो ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, हम 7 से 8% तक अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई दिक्कत की बात भी लगे ना, अगर ज़्यादा भी यूज़ करना पड़े, तो हम क्या करें, साथ में अपने पशु को आयरन टॉनिक दे दें, क्योंकि गॉसिपॉल मोस्टली विल इंटरफेयर विद द आयरन अब्जॉर्प्शन, राइट। गॉसिपॉल एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है, कोई तो इसका मोड ऑफ ट्रांसफर होगा ना, मीडियम, जिससे ये खराब कर अपने पशुओं को। तो कैसे काम करता है, हमारे पशुओं में जो आयरन की डेफिशिएंसी कॉज करता है, राइट। तो अगर हम आयरन सप्लीमेंट करना देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी गॉसिपॉल मतलब कॉटन सीड यूज़ करने के लिए, राइट। हर एक चीज़ का कोई ना कोई वे आउट है, अगर हम उसको यूज़ कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, राइट।
बाकी प्रोसेसिंग मेथड जैसे हमने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना पीछे अपनी स्लाइड में, इसको कम भी कर सकते हैं, राइट। तो वही आगे लिखा आया है कि गॉसिपल टॉक्सिसिटी इन द रूमिनेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट अगर ज़्यादा दें तो हमारे गॉसिपल की टॉक्सिसिटी कम कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट है जी हमारा कोकोनट मील। कोकोनट मील जैसे कि हमें पता ही है जो हमारा ये नारियल का है, इसमें प्रोटीन कंटेंट अराउंड 20 से 26% है। लाइसिन और हिस्टिडीन इसमें काफ़ी कम है, ये याद रखना। कोकोनट मील वैसे इतना कॉमन नहीं है, ये सिर्फ केरला साइड साउथ साइड में ही मिलेगा जो हमने ये एनिमल फीड्स में डालेंगे, ये इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता। आपने जो मेन ध्यान में रखना है सोयाबीन का, ग्राउंडनट केक का, मस्टर्ड केक का और कॉटन सीड केक का, ये मेन हमारे केक्स हैं जो हम आगे फॉर्मुलेशन में भी काफ़ी बार यूज़ करेंगे। लेकिन कोकोनट मील इतना कॉमन है नहीं, बड़ा महंगा पड़ता है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, राइट। इसकी प्रोटीन क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, सो इट्स ओके, इसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा सेसमे मील, राइट। सेसमे मील का इसमें क्या है कि हम सेसमे सीड से जो एक्सट्रैक्ट करके निकलेंगे जैसे कि, तो वो हमारा सेसमे केक रह जाएगा जो सीड से तेल निकाल लिया। इसमें भी 40 से 45% प्रोटीन है। और इसमें से कौन सी अच्छी हमारे अमीनो एसिड्स हैं? आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड मेथियोनिन। इसमें लाइसिन बहुत कम होता है, राइट। टिल केक कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम अमंग सारे केक्स में। जितने भी कंपैरिजन करें तो सेसमे मील में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। सो दिस कम टू बी एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपने याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, दैट इज सेसमे मील। गॉट इट। एंड इसमें सबसे ज़्यादा फाइटिक एसिड भी होता है। फाइटिक एसिड क्या होता है? फॉस्फरस का स्टोरेज फॉर्म को हम बोलते हैं फाइटिक एसिड, राइट। तो ये कैल्शियम से बाइंड कर जाता है। सो कैल्शियम अमाउंट इन डाइट्स कंटेनिंग सेसमे शुड बी इंक्रीज। तो कि कैल्शियम की बाइंडिंग हो जाएगी तो कैल्शियम उन डाइट्स में ज़्यादा होगा अगर हम सेसमे ऑयल यूज़ कर रहे हैं, सेसमे मील यूज़ कर रहे हैं, राइट। देन आगे जी हमारा सोयाबीन ऑयल मील। सोयाबीन मील में क्या है कि जब हम फैट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सोयाबीन से, वो बचेगा हमारा सोयाबीन ऑयल मील, राइट। ये डी-ऑइल्ड मील है, इसमें प्रोटीन कंटेंट 44 to 49% है। प्रोटीन इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन इसमें सिस्टीन और मिथनिन काफ़ी कम होती है। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज डेफिशिएंट इन द केस ऑफ सोयाबीन केक, दैट इज मिथनिन। ये याद रखना, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। सोयाबीन बहुत फीड्स में यूज होता है, तो आप याद रखना, राइट। सोयाबीन इज अ नंबर ऑफ टॉक्सिक स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी सब्सटेंस सच एज गोइटोजेनिक, जैसे जो हमने ट्रिप्सिन इनहिबिटर हैं, ये सारे एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर हैं। ये अलग से एक लेक्चर होगा जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर का, जैसे कि हमने इसमें डिस्कस कर लिया ट्रिप्सिन इनहिबिटर और हेमोग्लूटिनेंस वगैरह। तो ये अच्छे से हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा चैप्टर आएगा, हमारा एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर का पूरा फुल फ्लैश चैप्टर आएगा। बस थोड़ा साथ साथ में याद रखो, ताकि वहाँ याद करेंगे तो आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए कि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। तो अब जैसे हमने गॉसिपल का पढ़ा था कि गॉसिपल को कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि उसको हमारा आयरन दे दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, या ट्रीटमेंट कर दें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। उसी तरह अगर हम अपने सोयाबीन मील को हीट ट्रीटमेंट दें 110 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट के लिए, तो इसका जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स है ना, जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स है, वो कम हो जाएगा, राइट। सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज फुल फैट सोयाबीन। जब हम ट्रीटमेंट कर देंगे ना, जब पूरा हम इसमें एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हम फुल फैट सोया, क्योंकि इसमें कोई एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर सच एज ट्रिप्सिन इनहिबिटर वगैरह नहीं रहा। तो इसमें प्रोटीन कितनी रहेगी? 38%, 18% फैट एंड 5% हमारा क्रूड फाइबर। आपने देखा होगा कि फैट परसेंट इसमें इंक्रीज होगी, प्रोटीन बेशक कम होगी, लेकिन साथ में इसकी डिजेस्टिबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर कोई रहा ही नहीं। गॉट इट। नेक्स्ट आगे हमारे पल्स प्रोटीन। पल्सेस हमारी जितनी दालें हैं, राइट, जो भी हम दालें यूज़ कर रहे हैं उनमें से जो करके निकलेगा उसके केक्स को हम, मतलब जो प्रोटीन निकलेगी उनमें से, तो उन प्रोटीन मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोटीन नहीं होती, आपको पता ही है कि बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो मोस्टली हम यूज़ भी नहीं करते क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स भी काफ़ी होते हैं। सो डाइट्स में हम कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन दाल चूरी वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं जो हमारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की होती हैं। गॉट इट। देन जी ब्रूअर ग्रेन्स। ब्रूइंग, जब हम जैसे ब्रूइंग वाली इंडस्ट्री है उसमें से बार्ले सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं जैसे इसके स्प्राउट्स बना के। जब स्प्राउट करके बनाए ना, तो उसको जब हम स्प्राउट को रिमूव कर दें तो एज अ माल्ट स्प्राउट हम इसको सेल करते हैं, जो बहुत कॉमनली आपको पता यूज़ हो रही है। इसको प्रोसेस यूज़ करने के बाद जो इसको कन्वर्ट किया जाता है माल्टोस, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर ओनली। इस ट्रीटमेंट के बाद वाटर स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और ये एक स्लरी टाइप बन जाता है, राइट।
तो ये कॉमनली यूज़ हो रहा है रूमिनेंट्स की डाइट्स में। इट इज़ लाइक मोलासिस जैसे यूज़ हो रहा है ना, जैसे इट गिव अ फेवर एंड सम सॉर्ट ऑफ लाइक डिफरेंट डाइजेशन हेल्प नहीं करता है पैलेटेबिलिटी में। दिस इज ऑल्सो सम द सेम काइंड ओनली, सो उसमें इसकी काफ़ी हेल्प होती है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एनिमल प्रोटीन्स की। अब हमें पता है मीट मील है ना, मीट मील जैसे कि हमारे जो एनिमल्स हैं राइट, उनका ही मसल टिश्यू अगर हम उनके हेयर, हूफ, हॉर्न्स के स्टमक कंटेंट्स को यूज़ करके हम ये फीड में डालें तो ये एनिमल प्रोटीन्स होगी। जैसे कि हम स्वाइन इंडस्ट्री में, पोल्ट्री में तो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, हमको सबको पता है कि उसमें हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन यूज़ कर लेते हैं। और इसमें मतलब हो भाई क्यों ना, क्योंकि हमारी एनिमल बेस्ड प्रोटीन है तो इसकी काफ़ी रिच प्रोटीन होती है, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है। तो इसमें फॉस्फरस कंटेंट, कैल्शियम कंटेंट काफ़ी हाई होता है, लेकिन मिथनिन इसमें भी कम होता है, जैसे सोयाबीन मील में भी कम था राइट। तो ये काफ़ी अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट इट इज़ ओनली यूज इन द केस ऑफ स्वाइन एंड पोल्ट्री। इनफैक्ट हमें पता है कि डेयरी इंडस्ट्री में तो वैसे हमारे पंजाब इंडिया में बैन ही है राइट। ब्लड मील आ गया, इट हैज़ हाई वैल्यू 80%, बट द क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज लोअर देन द एनिमल प्रोटीन। इट इज बेसिकली पोर इन कैल्शियम। जब ब्लड कोई सुखा के हम प्रोटीन ऐसे यूज़ करें ना तो उसमें ये यूज़ होती है, लेकिन इट इज़ नॉट कॉमनली यूज इन एवरी फार्मिंग। इट इज़ मोस्टली यूज इन द केस ऑफ पोल्ट्री, नॉट एनी एल्स राइट। नेक्स्ट है जी फैदर मील। पोल्ट्री के फैदर जैसे को जब हम ग्राइंड मतलब प्रोसेसिंग करके यूज़ करना शुरू कर देना तो वो फैदर मील बन जाता है। और फैदर मील भी खास करके हमारा पोल्ट्री राशन में ही यूज़ हो रहा है। फैदर मील हमारे डेयरी में बहुत कम यूज़ होता है, तो इसकी लिमिटिंग इफेक्ट्स ये है कि ये 5% तक हम पोल्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते और डाइट में, क्योंकि इससे डाइजेस्टिबिलिटी के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और सिंगल स्टमक वैसे एनिमल्स ज़्यादा इसको पचा नहीं पाते, लेकिन पोल्ट्री में ये काफ़ी यूज़ होता है, डेयरी में चलो हमें पता ही नहीं होगा। नेक्स्ट ये हमारा फिश मिल। इट इज़ ए ड्राइड बाई प्रोडक्ट ऑफ फिश और फिश इटसेल्फ। जैसे फिश कोई मर गई है ना, जैसे कि उसका लेफ्ट पार्ट हो गया, तो उसको ही ड्राई फॉर्म करके रोस्ट करके हम इसको फिश मिल बना लेते हैं। तो इसमें प्रोटीन कंटेंट 60% एडजस्टेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी, क्योंकि एनिमल बेस्ड प्रोटीन ही है ना। तो इसमें लाइसिन, मिथनिन, ट्रिप्टोफैन काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, और 20% इसमें मिनरल कंटेंट होता है। कैल्शियम इसमें 8% है, फॉस्फोरस 3.5% है। फिश मिल इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलरली कोलाइन, B12 एंड राइबोफ्लाविन राइट। तो इसमें एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें होता है, इसलिए इसकी प्रोटीन कंटेंट है। ये 10% तक हम अपनी पोल्ट्री की और स्वाइन की डाइट में यूज़ कर सकते हैं राइट। फिश मिल को आजकल लोग बहुत अडल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि फिश मिल इतना मतलब प्रोटीन कंटेंट अच्छी है, तो लोग आजकल क्या करें, यूरिया मिक्स कर देते हैं राइट, क्योंकि उससे इसकी कॉस्ट और सस्ती हो जाती है, क्योंकि यूरिया तो सबसे सस्ती कॉस्ट का एक प्रोटीन है राइट। तो फिश मिल में भी काफ़ी मिलावटें चल रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। इनफैक्ट जब फिश मिल तो चलो एक मे बी यूरिया और इसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, लेकिन जो इसकी अवेलेबिलिटी है, डिस्ट्रीबिलिटी है, विच इज़ मोर एंड मोर कन्वीनियंट, एंड इट विल नॉट कॉज मोर अमोनिया लॉस, बिकॉज यूरिया में अगर डालेंगे तो अमोनिया बड़ी ज़्यादा बन जाएगी, जो हमारे पशुओं के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन फिश मिल होगा तो अमोनिया इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, तो हमारे पशुओं के लिए ठीक रहेगी। करेक्ट। नेक्स्ट जी एनपीएन सोर्स। एनपीएन सोर्स हम पता ही है कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन फीडस्टफ, जो कि हमारे पेप्टाइड्स वगैरह जितने भी यूरिया वगैरह हो गया, अमोनिया, अमाइड्स, अमाइंस, ये सारी किस्में आएंगी एनपीएन में आ जाएंगे। माइक्रोजन रूमिनेंट्स हमारी जो भी, ये अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप इसमें ज़्यादा मत जाना, कि हमारी जो पशु का पेट है ना, ह्यूमन है, उसमें सारी फर्मेंटेशन होती है। तो सारा जो पशु खा रहा है, बेशक वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, वो जब बेशक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, चाहे वो यूरिया है, वो सब टूटेगा। सब टूट के क्या बनेगा, माइक्रोबियल प्रोटीन बनेगा। माइक्रोबियल प्रोटीन जब बनेगा तो यूरिया के चक्कर में क्या होता है कि यूरिया जब टूटता है तो एकदम से अमोनिया बनता है राइट। अमोनिया में क्या आया, नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन यूज करके क्या बनेगी, माइक्रोबियल प्रोटीन बनेगी। लेकिन यूरिया बहुत जल्दी टूटता है तो बहुत ज़्यादा अमोनिया बन जाती है, जिसकी वजह से इतनी जल्दी तो हमारा माइक्रोबियल प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो जो ओवर अमोनिया बन जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाती है, और हमारे एनिमल्स को दिक्कत आती है कंसेप्शन में राइट। ओवर यूरिया यूज़ करने का दिक्कत यही है, यूरिया टॉक्सिसिटी हो जाएगी, या हमारे पशुओं में यूरिया की पॉइजनिंग और या कंसेप्शन में इश्यूज आएंगे, बिकॉज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ यूरिया। करेक्ट। सो सिंगल सेल प्रोटीन हमें पता है ईस्ट, बैक्टीरिया, एल्गिस वगैरह से हमें मिल जाता है, तो आपने एग्जांपल पता ही, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ये सब इसके एग्जांपल है। सैक्रोमाइसिस सेरेविस इज वेरी कॉमन एग्जांपल, एंड इट इज हाईली यूज्ड दीस डेज, बिकॉज इट्स अ वेरी लाइवेस्ट जो यूज होती है हमारे पशुओं के लिए राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने इसमें मतलब ये जो पीबीटी थी, आई नो थोड़ी बोरिंग लगी होगी आपको, लेकिन ये जरूरी है।
हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे जाके जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। बट ये थोड़ा सा बेसिस है, हमें पढ़ना है, मतलब थोड़ा सा हमें बेस स्ट्रॉन्ग बनानी है ना। जैसे कि आज हमने बात की प्रॉक्सिमेट्स की, कौन से हैं हमारे क्रूड प्रोटीन, क्रूड फैट, हमारा इथर एक्सट्रैक्ट, फाइबर, ऐश, NFE, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको दिमाग में रख लो। फिर आप रफेजेस हो गए, कंसनट्रेट्स हो गए, इसको दिमाग में रखो। धीरे 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 हम आप चीज़ें इनफोल्ड करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। खास करके जब हम डेयरी को डिस्कस करेंगे, कैसे फर्मेंटेशन हो रही है, क्या क्या बन रही हैं चीज़ें, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। बस ये एक पहला लेक्चर था, थोड़ा सा मुझे आई नो थोड़ा सा मगअप चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा सी चीज़ें वो बताई जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एज अ टीचर, एज आई वुड से अ डिसेंट टीचर, आई हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स इनिशियली, ताकि मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करके आगे आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें आराम से समझा पाऊँ, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। सो आई विल सी यू गाइस ऑन योर नेक्स्ट क्लास। सी यू टुमारो।